8 साल पहले उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं। उस समय वो 10 साल का था और घर में अपनी शक्तियों के साथ खेल रहा था। चीजों को हवा में उड़ा रहा था। तभी उसकी माँ घर में दाखिल हुई। उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी माँ उस पर चिल्लाई और उसे वो सब करने से मना किया जो वो कर रहा था। फिर उसकी माँ ने उससे शांति से बात की और पूछा कि क्या वो अभी भी लंबे समय तक अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। ट्रान ने हाँ में जवाब दिया। चूंकि वो अभी भी उसके साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए उसकी माँ ने उससे वादा लिया कि वो उस पल के बाद से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। उसने ट्रान से कहा कि वो लोगों के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करे। इस पर ट्रान ने अपनी माँ से पूछा कि उसे ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या उसे रईस और शूरवीर वाली कहानी याद है। ट्रान ने हाँ में जवाब दिया। असल में ट्रान जैसे जिन लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं, उन्हें जादूगर कहा जाता है, चाहे वे रईस हों या शूरवीर। हालांकि रईस और शूरवीर एक दूसरे से अलग होते हैं। रईस उन दिव्य लोगों यानी फ्रेंस के वंशज होते हैं जो पुराने जमाने के इंसानों को बचाने के लिए धरती पर आए थे। दूसरी तरफ शूरवीर उन रईसों के वंशज होते हैं जिनका रक्त इंसानों के रक्त के साथ मिल गया था। यही वजह है कि जादूगरों के बीच भी रईसों और शूरवीरों में फर्क होता है। फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे ये शक्तियाँ अपने पिता से विरासत में मिली हैं और उसके पिता एक शूरवीर थे। उसने ये भी बताया कि शहर के बाहर कई ऐसे दुष्ट रईस मौजूद हैं जो शूरवीरों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। उसने ट्रान से कहा कि वो इस बात को हमेशा राज रखे कि वो एक जादूगर है। 8 साल बाद भी ट्रान इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वो अपना वादा ना तोड़े। वो आज भी उस वादे को निभा रहा है क्योंकि उसकी जरा भी इच्छा नहीं है कि वो दुनिया के सामने एक जादूगर के तौर पर अपनी पहचान जाहिर करे। सच तो ये है कि उसका पहाड़ से नीचे उतरकर गांव में जाने का कोई इरादा नहीं है। उधर गांव में 2 आम बच्चे खेल रहे हैं। वे जादूगर और राक्षस का अभिनय कर रहे हैं। तभी गांव के लोकप्रिय बुजुर्ग रॉबस वहां पहुंचते हैं। वो छोटा लड़का रॉबस से पूछता है कि जादूगर बनने के लिए उसे क्या करना होगा। इस पर रॉबस उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ अपनी इच्छा से जादूगर नहीं बन सकता। रॉबस उसे बताते हैं कि जादूगर असल में इंसानी नस्ल की सबसे ऊंची श्रेणी है। वे ऐसे लोग हैं जो सबसे ऊंचे लोक से इंसानों पर राज करते हैं। वे असल में रईस और शूरवीर हैं जिन्हें अपने पुरखों से रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करने की काबिलियत विरासत में मिली है। इसका मतलब है कि बदकिस्मती से वे दोनों बच्चे जादूगर नहीं बन सकते। रॉबस के पीछे खड़े गांव वालों में से एक को हैरानी होती है कि वो बच्चों के साथ इतना बेबाक कैसे हो सकता है। तभी वो उस बूढ़े आदमी को बताता है कि उसने एक ऐसे राक्षस के बारे में सुना है जो अभी अभी सामने आया है। रॉबस इस बात की पुष्टि करता है और कहता है कि गांव वालों में से एक रॉब को पिछली रात वो राक्षस दिखा था। कहा जाता है कि वो पूरी तरह से घने काले साए में लिपटा हुआ था। वो एक बड़ा तेंदुआ जैसा था, लेकिन उसका आकार एक घर जितना बड़ा था। हालांकि रॉबस उन्हें चिंता ना करने को कहता है क्योंकि गांव का मुखिया पहले ही शहर जाकर किसी जादूगर से लाने की गुजारिश कर चुका है। वो पक्का किसी जादूगर को अपने साथ वापस लाएगा ताकि उस राक्षस को काबू में किया जा सके। ये सुनकर उन्हें राहत मिलती है और गांव वालों में से एक बच्चों से कहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए इस बीच उन्हें जंगल में जाने की इजाजत नहीं है। जाहिर है किसी आम इंसान के लिए राक्षस को मारना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए एक जादूगर की जरूरत है। गांव वालों में से एक रॉबस से पूछता है कि क्या गांव के सभी लोगों को इस बात का पता है, और वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि क्या पहाड़ी पर रहने वाले चरवाहे ट्रान को भी इस बारे में पता है। इस बीच ट्रान पहाड़ी पर आराम फरमा रहा है और अपनी भेड़ों को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ट्रान साफ आसमान की ओर देखता है और शिकायत करता है कि सब कुछ कितना उबाऊ है क्योंकि हर बार वही एक जैसा नज़ारा बार बार दिखाई देता है। ट्रान निराशा में एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तो बात करना ही भूल जाएगा। तभी रॉबस वहां आ धमकता है और ट्रान को ताने मारता है कि सूरज अभी डूबा भी नहीं है और वो सो रहा है। ट्रान उस बूढ़े आदमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, मानो वो वहां मौजूद ही ना हो। वो उससे एक तरफ हटने को कहता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी के आड़े आ रहा है। रॉबस को यकीन ही नहीं होता कि वो इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी पिछले किसी घटना को लेकर मन में कोई गांठ बांधे हुए है। जाहिर है ये उस घटना का जिक्र है जब ट्रान की मौत के बाद रॉबस ने चुपके से भेड़ों को गांव की साझा संपत्ति घोषित करने की कोशिश की थी। बिना किसी लाग लपेट के ट्रान उसे साफ साफ बता देता है कि हाँ, वो अभी भी उस बात को लेकर उससे नाराज है। ट्रान कहता है कि वो इतना भी दरियादिल नहीं है कि अपनी माँ की विरासत को दूसरों के साथ बांटता फिरे। इसके अलावा वो उस बूढ़े आदमी को ये भी जता देता है कि वे इतने करीब नहीं हैं कि वो उसका हालचाल पूछे, और वो बूढ़े आदमी को सलाह देता है कि वो जो कहना चाहता है वो कहे और फिर यहाँ से चला जाए।
ट्रान का ये ठंडा जवाब उस बूढ़े आदमी को चुभता है, जो गुस्से में आकर उस पर झपट नहीं वाला था, लेकिन ट्रान के हाव भाव देखकर वो रुक जाता है। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो वहां क्यों आया है। वो ट्रान को उस राक्षस के बारे में बताता है जो अभी अभी वहां प्रकट हुआ है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो राक्षस कितना विशाल और खतरनाक है, लेकिन ट्रान पर इस बात का कोई खास असर नहीं होता। रॉबर्स को इस बात पर हैरानी होती है कि ट्रान जरा भी हैरान नहीं है, जबकि गांव में सबसे ज्यादा खतरा उसी को है। रॉबर्स मानता है कि ट्रान बेहद बहादुर है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ट्रान इतना बहादुर क्यों है, लेकिन वो ट्रान को यह भी बता देता है कि गांव का मुखिया पहले ही शहर जाकर किसी जादूगर से मदद मांगने के लिए निकल चुका है। वो पक्का किसी जादूगर को अपने साथ वापस लाएगा ताकि उस राक्षस को काबू में किया जा सके। वो ट्रान से सावधान रहने को कहता है क्योंकि उसे बस उसकी चिंता है। हालांकि ट्रान उस बूढ़े आदमी से बहस करता है, कहते हुए कि उसे उसकी चिंता नहीं है, बल्कि असल में उसे भेड़ों की चिंता है, ट्रान की नहीं। ये सुनकर रॉबर्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ट्रान बस उससे वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि उसने जो कहना था कह दिया है। वो उसे बुरा भला भी कहता है, कहते हुए कि उसके मुंह से बहुत बदबू आती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। राक्षसों की बात करें तो वे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास रहस्यमयी शक्तियां और जादू होता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों के लिए जादूगर होते हैं, वैसे ही राक्षसों के लिए जानवर होते हैं। ट्रान इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है कि आखिरकार उसे एक जादूगर को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही उसे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो जादूगर सचमुच खास होगा, क्योंकि मदद के लिए गुहार लगाने वाला ये एक छोटा सा गांव है। फिर भी वो उसे देखने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वे कितने शक्तिशाली होते हैं। कुछ ही देर बाद ट्रान को खून की गंध आती है और वो उस गंध का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके कुछ ही समय बाद उसे उस बूढ़े आदमी का बचा खुचा शरीर मिलता है, जो अभी अभी उसे सावधान करने आया था। उसे कागज की तरह फाड़ डाला गया था और ट्रान इस बात से हैरान है कि वो बूढ़ा आदमी तो उसे चेतावनी देने आया था, लेकिन सबसे पहले उसी की जान चली गई। लाश को देखते हुए भी ट्रान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता और वो एकदम शांत बना रहता है। वो ये समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी को किसी आम जंगली जानवर ने नहीं मारा है, जिसका मतलब है कि ये किसी राक्षस का ही काम है। वो अभी अपना अंदाजा लगाना पूरा भी नहीं कर पाया था कि तभी वो कातिल जंगल से बाहर निकल आता है और वो राक्षस ठीक वैसा ही दिखता है जैसा उसका वर्णन किया गया था। उसके चारों ओर एक गहरा काला घेरा बना हुआ है और वो देखने में बहुत विशाल और भयानक लगता है। राक्षसों के बारे में कहा जाता है कि वे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि आम इंसान उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। रॉब का बेटा ये बात सुनता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उनके गांव का अंत निश्चित है, लेकिन उसके पिता उसे दिलासा देते हैं कि वो जादूगर उस राक्षस को काबू में कर लेगा। वो उस छोटे लड़के को समझाते हैं कि जादूगर उस राक्षस से कभी नहीं हारेगा, क्योंकि वे तो बस एक शब्द बोलकर ही राक्षसों का खात्मा कर सकते हैं। अब जब ट्रान उस राक्षस के आमने सामने खड़ा है तो उसके मन में डर का जरा भी नामो निशान नहीं है। वो पूरी तरह से शांत रहते हुए उस राक्षस से कहता है कि वो मर जाए। एक विशाल लहर उस राक्षस से टकराती है, जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है, लेकिन राक्षस पहले की तरह ही मजबूत बना रहता है। ट्रान अवाक रह जाता है क्योंकि उसका पहला हमला काम नहीं आया, और जब वो कुछ और सोचने में अपना दिमाग खपा रहा होता है, तभी वो राक्षस उसकी ओर छलांग लगा देता है। ट्रान एक और आदेश शब्द का इस्तेमाल करता है, राक्षस को रुकने के लिए कहता है, लेकिन राक्षस उसे बस जरा सा ही चूक जाता है। ट्रान हैरान है कि उसने जिन दो आदेश शब्दों का इस्तेमाल किया है वे राक्षस के सामने बेअसर साबित हुए हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राक्षस गुस्से में मुड़कर उस पर हमला कर देता है। ट्रान राक्षस के हमले से बचने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाता है और वो अब गंभीरता से लड़ने का फैसला करता है। ट्रान गडरिये वाले तरीके को अपनाता है और अपनी गोफन निकाल लेता है। वो गोफन में एक पत्थर रखता है और उसे राक्षस की ओर फेंकने से पहले जादू का इस्तेमाल करके उसे और भी ज्यादा सख्त बना देता है। जैसे ही वो पत्थर राक्षस की ओर बढ़ता है, ट्रान एक और आदेश शब्द का इस्तेमाल करके उसकी गति और भी तेज कर देता है। जैसे जैसे वो पत्थर राक्षस के करीब पहुंचता है, ट्रान उसे राक्षस के शरीर के आर पार छेद करने का आदेश देता है। इससे एक जबरदस्त ताकत पैदा होती है और उसके पीछे पीछे शॉक वेव्स चलती हैं जो राक्षस के पूरे शरीर में फैल जाती हैं। लेकिन राक्षस को मारने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। राक्षस तेजी से ट्रान की ओर लपकता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ट्रान का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो पत्थर एक बूमरैंग की तरह वापस लौट रहा है और सीधे राक्षस के सिर को निशाना बना रहा है। उस पत्थर की जबरदस्त और बेकाबू ताकत से इससे पहले कि राक्षस ट्रान तक पहुंच पाता, वो पत्थर पीछे से उसके सिर को काट डालता है।
उस पत्थर की बेकाबू ताकत के आगे राक्षस जमीन पर गिरकर मर जाता है और इस पूरी घटना के दौरान ट्रान पूरी तरह से शांत बना रहता है। वो फैसला करता है कि वो राक्षस के शव को बस घाटी में फेंक देगा और साथ ही वो ये भी सोचता रहता है कि गांव वाले उसे बेवजह कितना परेशान करते हैं। अगली सुबह ट्रान से मिलने के लिए कुछ नाराज गांव वाले अचानक उसके दरवाजे पर आ धमकते हैं। वे बिना किसी तमीज के जोर जोर से उसका दरवाजा पीटते हैं और उससे बाहर आने की जिद करते हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग उस पर रॉबर्स की हत्या का इल्जाम लगाने आए हैं। उन लोगों का नेतृत्व कर रहा एक आदमी ट्रान का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो एक बेशर्म इंसान है। वो दावा करता है कि ट्रान ने पहले रॉबर्स को चोट पहुंचाई और फिर उसे बाहर फेंक दिया ताकि राक्षस उसे खा सकें। ट्रान बड़े ही शांत भाव से जवाब देता है कि वो उनकी बात समझ सकता है कि वे लोग उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी अकेले मारा गया, जबकि गांव के वे नौजवान लड़के जो राक्षस से लड़ने के नाम पर ही बुरी तरह से डर गए थे, वे सब के सब सुरक्षित बच गए। ट्रान का कहना है कि वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने ऊपर से इल्जाम हटाकर उस पर डालने का ये उनके लिए सबसे आसान तरीका है। इस बात से वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ट्रान के चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन ट्रान आसानी से उस हमले से बच जाता है। फिर ट्रान पलटवार करता है और उस आदमी के सिर पर जोर से टक्कर मारता है, जिससे उसकी नाक से बेतहाशा खून बहने लगता है। मन ही मन ट्रान इस बात से खुश है कि उसके पास जादू है, क्योंकि इससे हर काम बहुत आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो किसी चीज की इच्छा करता है तो वो माना खर्च करके पूरी हो जाती है। हमलावरों में से एक दौड़कर ट्रान की तरफ आता है और उसे लाठी से मारने का निशाना लगाता है, लेकिन ट्रान दबे स्वर में कुछ फुसफुसाता है और उसे जमीन पर गिर जाने का आदेश देता है। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो आदमी ट्रान तक पहुंचने से पहले ही अचानक ठोकर खाकर गिर जाता है। ट्रान बाकी लोगों के साथ खेलना जारी रखता है, क्योंकि उन्हें हराने के लिए उसे कुछ भी बहुत गंभीर करने की जरूरत नहीं है। उसकी योजना बस इतनी है कि वो उनसे इस तरह निपटे कि वे मरे नहीं। जल्द ही ट्रान एक आदमी से उसकी लाठी छीन लेता है और उसी से उसके चेहरे पर वार करता है, जबकि उस आदमी का इस्तेमाल दूसरों के वार से बचने के लिए ढाल के तौर पर करता रहता है। आखिर में ट्रान उन सभी को आसानी से हरा देता है और साथ ही ये बात भी छिपाए रखता है कि वो एक जादूगर है। उन सभी को पीटने के बाद ट्रान उन्हें डांटता है और कहता है कि जिस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने उससे लड़ने में किया, उसी ताकत का इस्तेमाल उन्हें रॉबिन के अंतिम संस्कार का इंतजाम करने में करना चाहिए था। उन आदमियों को पीटने के बाद ट्रान उनके साथ आई औरतों से पूछता है कि क्या वे भी उससे लड़ने आई हैं, लेकिन औरतें अपने हाथ ऊपर उठा लेती हैं और ट्रान से कहती हैं कि उन्हें उससे कोई पंगा नहीं लेना है, वे तो बस उससे मिलने आई हैं। ट्रान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन औरतों में उन आदमियों जैसी हिम्मत नहीं है कि वे उससे लड़ सकें। इसलिए वो उन औरतों से कहता है कि वे उन आदमियों को घसीटकर वापस पहाड़ से नीचे ले जाएं। जब ट्रान अपने घर के अंदर लौटता है तो वो जानता है कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब वो गांव में व्यापार करने जाएगा तो वे लोग इस घटना का बहाना बनाकर उसे लूटने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो उन्हें तब तक पीट सकता है जब तक कि उसे उनसे कोई सही सौदा न मिल जाए। ट्रान को पूरा यकीन है कि अब कोई भी शरारती आदमी उसे परेशान करने नहीं आएगा, क्योंकि वो उन्हें पहले ही अच्छी खासी पिटाई का मजा चखा चुका है। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो गुस्से में दरवाजा जोर से खोलता है और पूछता है कि कौन है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि दरवाजे के सामने खड़ा आदमी गांव के किसी भी रहने वाले जैसा नहीं दिखता। ट्रान उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो आदमी जवाब देता है कि वो तो बस अपनी यात्रा के सिलसिले में एक छोटी सी मदद मांगने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने ट्रान को किसी ऐसे समय पर परेशान कर दिया है जब वो किसी मुश्किल में फंसा हुआ था। ट्रान अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही उसके यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हुए थे। अपने मन ही मन ट्रान को खुद भी ठीक से पता नहीं होता कि उसने सही तरीके से बात की है या नहीं, क्योंकि वो गांव वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करता। हालांकि उसकी माँ ने उसे हमेशा ही तमीज और तहजीब से पेश आने की सीख दी थी। हालात बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हुए ट्रान उस अजनबी आदमी से कहता है कि अगर वो कोई सराय ढूंढ रहा है तो वो बेझिझक अंदर आ सकता है। इसके कुछ ही देर बाद ट्रान उस अजनबी आदमी के लिए एक जबरदस्त दावत तैयार करता है। खाना खाते हुए वे आपस में बातचीत करते हैं और ट्रान उसे बताता है कि वो गांव वालों से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसका जन्म और पालन पोषण इसी पहाड़ी पर हुआ है। असल में उसने अपनी पूरी जिंदगी एक चरवाहे के तौर पर ही बिताई है। और वो उस अजनबी आदमी से कहता है कि इस छोटे से गांव में सैलानियों का आना अपने आप में एक अजीब बात है।
हैरानी की बात यह है कि वो आदमी ट्रान की तारीफ करता है और कहता है कि एक चरवाहे के तौर पर अकेले बड़े होने के बावजूद उसके तौर तरीके बहुत अच्छे हैं। ट्रान बताता है कि उसने ये सब अपनी माँ से सीखा था, लेकिन वो ये भी जिक्र करता है कि बीमारी की वजह से उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका है। वो अजनबी आदमी ईश्वर को याद करते हुए ट्रान को दिलासा देता है कि उसकी माँ जरूर स्वर्ग में होगी, क्योंकि उसने एक बहुत ही नेक बेटे की परवरिश की है। बातचीत खत्म होने के बाद वे दोनों आम बातों पर आ जाते हैं और ट्रान उससे पूछता है कि वो इतनी दूर इस देहाती गांव में किस काम से आया है। वो अजनबी आदमी बताता है कि वो एक खास काम पर आया है, क्योंकि किसी ने उसे गांव में मौजूद एक राक्षस से निपटने के लिए कहा है। और आखिर में वो ये राज खोलता है कि वो खुद एक जादूगर है। ये सुनकर ट्रान हक्का बक्का रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही जादूगर राउस है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। फिर वो जादूगर ट्रान से कहता है कि वो उससे एक सवाल पूछना चाहता है और ट्रान उसे बेझिझक पूछने की इजाज़त दे देता है। जादूगर बताता है कि वो किसी राक्षस की मौजूदगी तो महसूस कर सकता है, लेकिन उसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ट्रान को ये सब पता होने के बावजूद वो इस पूरी स्थिति को लेकर एकदम शांत और बेफिक्र नजर आ रहा है। जादूगर कहता है कि वो राक्षस ट्रान को ही अपना निशाना बना सकता है, लेकिन ट्रान के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं है। जादूगर ट्रान से कहता है कि एक चरवाहे के हिसाब से जिसने कभी इस गांव की सीमा भी पार नहीं की, वो काफी बहादुर नजर आता है। और फिर एक शांत और गंभीर आवाज में वो जादूगर ट्रान से पूछता है कि आखिर वो है कौन। जादूगर ट्रान के सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हिल जाता है। वो ट्रान से पूछता है कि क्या वो खुद भी एक जादूगर है, और ये सुनते ही ट्रान तुरंत खुद को बचाने और हालात को संभालने की कोशिश में जुट जाता है। एक पुरानी याद फ्लैशबैक में उसने अपनी माँ से पूछा था कि अगर किसी को ये पता चल गया कि वो एक जादूगर है तो क्या होगा। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि कुछ ऐसे बुरे रईस लोग भी हैं जो उन जैसे चरवाहों का इस्तेमाल सिर्फ एक मिसाल या मोहरे के तौर पर करते हैं। वो उससे कहती है कि रईस लोग अगर उनकी तरह चरवाहे हैं तो शूरवीर उन कुत्तों की तरह हैं जिन्हें रईस पालते हैं। वो उससे कहती है कि वे उसे परिवार की तरह प्यार से अपना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी बलि भी दे सकते हैं। वो उससे कहती है कि वो उसके लिए इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहती, और वो इस बात पर जोर देती है कि किसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि वो एक जादूगर है, खासकर दूसरे जादूगरों को। वो उसे बताती है कि अगर उन्हें ये पता चल गया तो वे उसे उससे छीन कर ले जाएंगे और उसे अपना चरवाहा कुत्ता बना लेंगे जिसे किसी भी पल फेंक दिया जा सकता है। वो उसे बताती है कि लोगों को ये पता चलने से रोकने के लिए कि वो एक जादूगर है, हो सकता है कि उसे सच में लोगों को मारना पड़े। और अब मौजूदा समय में ट्रान पहले से ही इस विकल्प पर विचार कर रहा है। जादूगर ट्रान के चेहरे पर ठंडा भाव देख लेता है और उससे पूछता है कि वो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इससे पहले कि ट्रान उसे मारने के लिए कोई कदम उठा पाता, जादूगर तनाव को कम कर देता है और ट्रान से कहता है कि ये सब बस एक मजाक था, लेकिन उसके ठंडे भाव ने मजाक किरकिरा कर दिया। तब ट्रान शांत हो जाता है क्योंकि वो भी हैरान था, और वो इसके लिए माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक समझने की समझ सच में उतना अच्छा नहीं है। हालांकि जादूगर कहता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने ट्रान को घबरा दिया था। ट्रान मुस्कुराता है और जादूगर से कहता है कि यह पहली बार है जब उसने किसी जादूगर का मजाक सुना है, इसलिए वो अचानक से हैरान रह गया। फिर जादूगर ट्रान को याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे से अपना परिचय नहीं दिया है, और वो बताता है कि वो क्योन है, जो एक घुमक्कड़ है। दोनों हाथ मिलाते हैं और ट्रान भी अपनी पहचान बताता है। ट्रान बताता है कि इस साल वो 18 साल का हो जाएगा, और क्योन बताता है कि वो 75 साल का हो जाएगा। ट्रान ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि क्योन अपनी उम्र का नहीं लगता, और क्योन बताता है कि जादूगरों की उम्र आम लोगों की तुलना में धीरे धीरे बढ़ती है। वो आगे कहता है कि वे ज्यादा समय तक जीवित भी रहते हैं, और ट्रान उससे पूछता है कि वो एक घुमक्कड़ कैसे बन गया। क्योन बताता है कि अरब परिवार की 60 साल तक सेवा करने के बाद उसने बस वो जगह छोड़ दी और एक जगह बसने के बजाय इधर उधर घूमने का फैसला किया। इससे पहले कि ट्रान को पता भी चलता, वो और क्योन गहरी बातचीत में डूब चुके थे। ट्रान ये देखकर हैरान था कि वो किसी अजनबी के साथ इतना सहज कैसे हो सकता है। ये महसूस करते हुए कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योन ट्रान से कहता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। फिर क्योन मेज पर एक अरबी चांदी का सिक्का रखता है और ट्रान से कहता है कि यह चांदी के सिक्कों में सबसे शुद्ध सिक्का है, इसलिए इससे खाने का खर्च निकल जाना चाहिए। ट्रान पूरे आभार के साथ सिक्का स्वीकार करता है और क्योन को उसके सफर के लिए शुभकामनाएं देता है। क्योन ट्रान से कहता है कि वो ऐसा व्यवहार ना करे जैसे ये कोई विदाई हो, क्योंकि हो सकता है कि वो रास्ते में कुछ और बार उससे मिलने आ जाए।
अगली सुबह ट्रान अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए खेत की ओर जाता है और वो पहले से ज्यादा जिंदा दिल नजर आता है। ये बात समझ में आती है क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी जादूगर से मिला था और उसने एक ऐसी मजेदार बातचीत की थी जो उसे सच में बहुत सहज लगी थी। ट्रान ये बात मानता है कि केओन में उसकी जिंदगी में मिले किसी भी बड़े व्यक्ति से कहीं ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर था। पिछली रात केओन एक शिकार के साथ लौटा था और ट्रान ने बस यही नतीजा निकाला कि वो एक अच्छा इंसान है। ट्रान को हमेशा लगता था कि नाइट तो बस भावनाहीन शिकारी कुत्ते होते हैं जिन्हें घमंडी रईस लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्रान अब इस सोच में उलझा हुआ है कि वो के को ये कैसे बताए कि पहाड़ी पर अब कोई राक्षस नहीं बचा है। उस शाम केओन जंगल की छानबीन करता हुआ दिखाई देता है। उसे वहां लड़ाई के कुछ निशान तो मिलते हैं, लेकिन किसी राक्षस की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता। वो देखता है कि कटे हुए पेड़ों के बीच एक पेड़ में एक पत्थर फंसा हुआ है, जिसे देखकर उसे हैरानी होती है कि क्या उस राक्षस को पहले ही हरा दिया गया है। साथ ही उसके मन में ये जानने की उत्सुकता भी जाग उठती है कि आखिर ये शिकार किसने किया होगा। क्या गांव के मुखिया ने ये काम उसके अलावा किसी दूसरे जादूगर को सौंपा था? बहरहाल उसे इस बात से राहत मिलती है कि अगर किसी ने उस राक्षस को मार दिया है तो वो इलाका अब सुरक्षित हो चुका है, और यही सबसे जरूरी बात है। अचानक उसे किसी अजीब सी चीज की गंध आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही तेंदुआ राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है जिसे ट्रान ने हराया था। लेकिन अब हालात और भी पेचीदा हो गए हैं क्योंकि वो राक्षस अब एक प्रेत में बदल चुका है। ये देखकर केओन घबरा जाता है क्योंकि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अभी वो ये समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए केओन को पीछे की ओर छलांग लगानी पड़ती है। दरअसल अगर कोई किसी राक्षस को हरा तो दे, लेकिन उसके मृत शरीर से निकलने वाली माना यानी जादुई ऊर्जा को सोखे या नष्ट ना करे तो वो राक्षस एक प्रेत में बदल जाता है। जादूगरों के बीच ये एक आम जानकारी है और केओन का मानना है कि ये बात तो हर किसी को पता होनी चाहिए। वो राक्षस एक बार फिर से केओन पर हमला करने के लिए उसकी ओर लपकता है, लेकिन हमले से बचने के लिए केओन हवा में उछल जाता है। अब उसे इस बात की तो पक्की तस्दीक हो जाती है कि उस राक्षस को हराने वाला कोई जादूगर ही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर उस जादूगर ने राक्षस को प्रेत बनने के लिए यूं ही क्यों छोड़ दिया। वो सोचने लगता है कि कहीं वो जादूगर कोई नौसिखिया तो नहीं है, लेकिन साथ ही वो इस बात पर यकीन भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है कि कोई भी नौसिखिया उस ताकतवर तेंदुआ राक्षस को भला कैसे हरा सकता है जिसे वो इस वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहा है। चूंकि केओन ये पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि उस राक्षस को प्रेत बनने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, इसलिए उसने बस यही तय किया कि अब उसे उस राक्षस को खुद ही नष्ट करना होगा। केओन ने जादू से एक तीर बनाया और उसे राक्षस पर चलाया, लेकिन उसे ये देखकर जबरदस्त हैरानी हुई कि उसका वो जादुई हमला पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। केओन ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि उस राक्षस की माना उसकी अपनी माना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो राक्षस उसकी ठीक आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इससे केओन घबरा जाता है क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो राक्षस उसके लिए आगे क्या करने वाला है। अचानक वो राक्षस उसके ठीक पीछे प्रकट होता है और उस पर एक जोरदार वार करता है। केओन बड़ी मुश्किल से उस हमले से बच पाता है, लेकिन फिर भी उसे चोट लग ही जाती है और ठीक इसी पल उसे ये एहसास होता है कि उसका सामना एक ऐसे राक्षस से हो रहा है जिससे एक सामान्य नाइट बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। अपनी सूझबूझ से वो ये अंदाजा लगाता है कि इस राक्षस का मुकाबला करने के लिए किसी निचले दर्जे के रईस का होना जरूरी है। डर के मारे उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है क्योंकि किसी दूर दराज के गांव में ऐसे किसी राक्षस से उसका आमना सामना होगा, इसकी तो उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हालात कितने खतरनाक हैं ये देखकर कौन को लगता है कि अब उसका काम तमाम हो गया है, लेकिन उसका अकेले मरने का कोई इरादा नहीं है। वो उस राक्षस को भी अपने साथ ले जाने की योजना बनाता है। वो अपनी सारी माना यानी जादुई शक्ति अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर देता है और सोचता है कि जैसे ही राक्षस उस पर झपटेगा वो सीधे उसे अपने हाथ से वार करके मार देगा। ठीक उसी पल राक्षस वैसा ही करता है जैसा सोचा गया था और कौन भी उसकी तरफ छलांग लगा देता है, खुद की बलि देकर उसे खत्म करने के लिए तैयार। ठीक इससे पहले कि राक्षस उस तक पहुंच पाता, दूर से एक जोरदार जादुई धमाका होता है जो राक्षस को चीर डालता है और आखिरकार उसे एक ही बार में हरा देता है। किरण के चेहरे के हाव भाव से पता चलता है कि उसे कितनी राहत मिली है और ठीक उसी पल उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है।
कौन हैरानी से पीछे मुड़ता है और इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि ट्रैन तो शुरू से ही एक जादूगर था। ट्रैन इस बात की पुष्टि करता है और कौन उससे पूछता है कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ये सुनकर ट्रैन चुप रहता है तो कौन अपना सवाल दूसरे तरीके से पूछता है कि ट्रैन ने उसकी मदद क्यों की, जबकि वो तो बस वहां से चला भी जा सकता था। ट्रैन उसे अपना कारण बताने का फैसला करता है और इसके लिए वो पिछली रात की बात याद करता है जब कौन एक जंगली जानवर का शिकार करके लौटा था। ट्रैन उससे पूछता है कि वो हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है जबकि वो अपनी काबिलियत से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तब कौन बताता है कि गांव वाले बेचारे हैं क्योंकि वे सीमावर्ती इलाके में बिना किसी बुनियादी सुरक्षा के रह रहे हैं। ट्रैन उसे याद दिलाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन किरण उसे बताता है कि वो एक ऐसा जादूगर है जिसे किसी देवता की शक्तियां विरासत में मिली हैं, इसलिए उसका मानना है कि आम लोगों की रक्षा करना उसका सही फर्ज है। कौन मानता है कि हर जादूगर उसकी तरह नहीं सोचता, क्योंकि हर किसी के अपने विचार और जीने का अपना तरीका होता है। अब वर्तमान में ट्रैन कौन से कहता है कि हर किसी के जीने का अपना तरीका होता है, ठीक वैसे ही जैसा उसने उस रात उससे कहा था। अचानक वो राक्षस उन पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन वे ठीक समय पर रास्ते से हट जाते हैं। तब कौन ट्रैन से कहता है कि वे उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा राक्षस है जिससे कोई तब तक नहीं लड़ सकता जब तक कि वो कम से कम किसी कुलीन यानी नोबल परिवार का ना हो। ट्रैन कौन से कहता है कि वो वहां से चला जाए और तुरंत गांव के मुखिया को खबर दे ताकि वे गांव खाली कर सकें, जबकि वो खुद राक्षस को रोकने की कोशिश करेगा। मन ही मन कौन को चिंता है कि उस राक्षस के सामने उसका कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास अपनी भूमिका निभाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तभी ट्रैन उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका पिछला हमला सही जगह लगा था तो उसे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कौन हैरान रह जाता है, क्योंकि ट्रैन इशारों इशारों में कह रहा है कि उसने अपने पिछले हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये बात कौन को सदमे में डाल देती है, क्योंकि ट्रैन असल में नोबल्स के बराबर या उनसे भी ऊंचे दर्जे पर खेल रहा है। कौन देखता रहता है जब ट्रैन हवा में मौजूद माना को सोखना शुरू कर देता है और एक जबरदस्त हमले की तैयारी करता है। और ठीक इसी पल कौन को एहसास होता है कि वो एक ऐसे जादूगर के सामने खड़ा है जिसके पास पूरी दुनिया को उलट पुलट देने की ताकत है। ठीक उसी समय ट्रैन अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है, क्योंकि वो भी अपनी सीमाओं को जानने के लिए उत्सुक है। अपने चारों ओर उमड़ती घुमड़ती माना की मदद से वो इतने पत्थर जमा कर लेता है जिनका इस्तेमाल वो उस रेत पर फेंकने वाले हथियारों के तौर पर कर सके। तब कुरान उससे कहता है कि वो उसे उस रेत से अकेले लड़ने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि चाहे ट्रैन की प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों ना हो, वो रेत एक बेहद खतरनाक और जबरदस्त विरोधी है। कुरान का मानना है कि उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन जब ट्रैन अपने पहले हमले की पहली लहर छोड़ता है और कुरान देखता है कि वो कितनी जानलेवा है, तो वो तुरंत अपना मन बदल लेता है। उसे एहसास होता है कि वो तो बस ट्रैन के रास्ते में रुकावट ही बनेगा और उस पल वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ट्रैन की प्रतिभा को पूरी तरह से खिलने देना। ट्रैन का हमला एक जबरदस्त ताकत पैदा करता है, लेकिन जब धूल का गुबार छटता है तो वो रेत अभी भी पूरी तरह सक्रिय रहता है। ये देखकर ट्रैन हैरान रह जाता है और कौन उसे बताता है कि वो किसी रेत को सिर्फ शारीरिक हमलों से नहीं मार सकता। ट्रैन कौन से पूछता है कि अगर शारीरिक हमलों से काम नहीं चलेगा तो वो उस रेत को मारेगा कैसे। कौन जवाब देता है कि उसे मारने का एकमात्र तरीका है आग या बिजली का इस्तेमाल करना। ट्रैन कौन की सलाह मानता है और उस रेत को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। तब कौन उसे बताता है कि वो कुछ गलत ही कर रहा है। कुरान को तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा कि ट्रैन को एक जादूगर की सबसे बुनियादी और सामान्य जानकारी भी नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे जीवित प्राणी पर जादूगर की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए एक सही प्रक्रिया का पालन करना सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है। धीरे धीरे कौन को ये बात समझ में आने लगती है कि शायद ट्रैन ही वो व्यक्ति था जिसने उस राक्षस को मारा था और उसे मारकर एक रेत बनने के लिए छोड़ दिया था। रेत ट्रैन को पकड़ने की कोशिश में लगातार तबाही मचा रहा है, लेकिन कौन को आखिरकार एक सच समझ में आ गया है, वो ये कि ट्रैन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी माना को सूखा नहीं है। तब कौन ट्रैन से कहता है कि वो आग ना जलाए, बल्कि उसे आग पैदा करके उसे रेत पर छोड़ना होगा। ट्रैन कौन की सलाह मानता है और अपनी हथेली में आग पैदा करना शुरू कर देता है। जाहिर है किसी जादूगर के लिए आग पैदा करना तो आम बात है, लेकिन उसे काबू करना ही असली मुश्किल होती है, क्योंकि इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हालांकि वो तब पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब ट्रैन बिना किसी खास मेहनत के ही एक आग का गोला पैदा कर लेता है। फिर ट्रैन उस आग को रेत पर छोड़ देता है और जैसे जैसे वो आग उसे छूती है उसकी तेजी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। प्रेत दर्द से चीख उठता है
और कियोन उससे कहता है कि वो आग में लगातार माना डालता रहे ताकि वो बुझ न जाए, क्योंकि उसे प्रेत की हर चीज को जलाकर पूरी तरह खत्म करना है। ट्रान अपना शांत भाव बनाए रखते हुए आग की तीव्रता को बनाए रखता है जब तक कि प्रेत जलकर सिर्फ एक झुलसा हुआ कंकाल बनकर नहीं रह जाता। ये देखकर कियोन हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक बहुत ही मुश्किल दुश्मन को हराया था। कियोन इस बात से परेशान हो जाता है कि एक ऐसा प्रेत जिसे हराने के लिए किसी कुलीन व्यक्ति की जरूरत पड़ती, उसे पहाड़ों के एक चरवाहे ने इतनी आसानी से हरा दिया। फिर ट्रान कियोन से पूछता है कि क्या अब सब खत्म हो गया है। इस पर कियोन उससे कहता है कि अगर वो जल्द ही किसी दूसरे प्रेत से नहीं लड़ना चाहता तो पहले इस प्रेत की माना को अपने अंदर सोख ले। ट्रान उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। कियोन उसे समझाता है कि उसे बस ये कल्पना करनी है कि वो अपने अंदर किसी चीज को खींच रहा है। ट्रान ये बात मान लेता है और जैसा उसे बताया गया था वैसा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक उसी पल उस राक्षस के शरीर से माना निकलना शुरू हो जाती है और पूरी तरह से ट्रान के शरीर में समा जाती है। कियोन ट्रान से कहता है कि उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुख महसूस होगा। ट्रान ये बात मान लेता है और कहता है कि शुरू में तो उसे इस बात पर यकीन भी नहीं हुआ था। कियोन को मजबूर होकर ट्रान से पूछना पड़ता है कि क्या सच में ये पहली बार है जब वो किसी की माना को अपने अंदर सोख रहा है। ट्रान जवाब में हाँ कहता है। पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पहली बार जागृत होने के बाद उसकी माना उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है और इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि राक्षसों या जादूगरों को मारकर उनकी माना को अपने अंदर सोख लिया जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये ट्रान का पहला ही माना अवशोषण था और वो अभी से ही इतने ऊंचे स्तर की जादू शक्ति को संभालने में सक्षम था। इस बात से कियोन को यह समझ आ जाता है कि ट्रान की जन्मजात क्षमता एक बिल्कुल ही अलग स्तर की है। अचानक कियोन ट्रान का नाम लेकर उसे आवाज देता है। वो अपनी पिछली बदतमीजी के लिए ट्रान से माफी मांगता है और साथ ही उससे पूछता है कि वो किस घराने से ताल्लुक रखता है। ट्रान बस कियोन से इतना कहता है कि वो सबसे पहले उसके घायल हाथ का इलाज कर दे। ये सुनकर कियोन हैरान रह जाता है। वे ट्रान के घर लौटते हैं। वहां ट्रान के हाथ को साफ करके उस पर पट्टी बांधने के बाद कियोन ट्रान को परेशान करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन ट्रान उसे याद दिलाता है कि वो उसे पहले भी अनगिनत बार ये बता चुका है कि वो किसी भी प्रतिष्ठित घराने से नहीं है, बल्कि वो तो बस एक साधारण सा चरवाहा है जिसे ये भी नहीं पता कि उसका असली पिता कौन है। तब कियोन उससे पूछता है कि ट्रान जैसा इतना शक्तिशाली व्यक्ति भला एक चरवाहा बनकर क्यों रहेगा। कियोन ट्रान को यकीन दिलाता है कि उसका उसे नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो उसे ये भी बताता है कि ये बात उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ट्रान बताता है कि ये उसकी माँ की इच्छा थी। वो कियोन को समझाता है कि उसकी माँ कहती थी कि रईस लोग जादूगरों का इस्तेमाल करके उन्हें बाद में बेकार समझकर छोड़ देते हैं। ये सुनकर कुरान ट्रान से कहता है कि उसकी माँ बहुत समझदार थी। ट्रान हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कियोन उसकी माँ को बहुत ज्यादा हिफाजत करने वाली ओवर प्रोटेक्टिव कहेगा, लेकिन कियोन उसे बताता है कि उसकी माँ सचमुच समझदार थी। वो समझाता है कि जादूगरों के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है और इस वजह से झगड़े होना तय है। वो बताता है कि कुछ साल पहले रईस घरानों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई हाउस ऑफ अरेबियन, जिसकी वो सेवा करता था, और हाउस ऑफ जाहर के बीच हुई थी। वो बताता है कि इस लड़ाई में बहुत से लोगों की जान चली गई थी। लगभग 3000 अरेबियन सैनिकों में से 900 से ज्यादा मारे गए थे। बदकिस्मती से कियोन के सभी करीबी लोग भी इस लड़ाई में मारे गए थे। कियोन उन लोगों को याद करता है जो इस लड़ाई में मारे गए थे, जिनमें उसकी प्यारी पत्नी और बेटा भी शामिल थे। कियोन बताता है कि वो अकेला ही बचा था। इसी वजह से उसकी माँ कुछ हद तक सही थी, क्योंकि एक सैनिक की जान आम लोगों के मुकाबले ज्यादा आसानी से और ज्यादा बेमतलब तरीके से जा सकती है। हालांकि वो उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ एक बात में गलत थी, और वो बात थी ट्रान की काबिलियत के बारे में। ट्रान ये सुनकर उलझन में पड़ जाता है। तब कियोन उसे समझाता है कि वो खुद एक औसत दर्जे का सैनिक है, लेकिन ट्रान ने एक ऐसे राक्षस को हरा दिया था जिसे वो खुद नहीं हरा पाया था। कियोन ट्रान को बताता है कि उसकी असली काबिलियत किसी आम सैनिक जैसी नहीं, बल्कि किसी रईस जैसी है। असल में वो उसे बताता है कि उसकी काबिलियत तो ऊंचे दर्जे की है। तब ट्रान कियोन से कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसका पिता एक सैनिक है, लेकिन अब तक उसे लगने लगा था कि ये बात झूठ है। हालांकि कियोन उसे समझाता है कि रईस घरानों में भी कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो किसी आम सैनिक से भी कमजोर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों के घरानों में भी कभी कभी
ऐसे जबरदस्त बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी काबिलियत किसी रईस के बराबर होती है। इसके बाद कियोन ट्रान से कहता है कि बेहतर यही होगा कि वो इस पहाड़ी को छोड़कर चला जाए। जब वो ट्रान से पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो जवाब देता है कि इंसानों को और भी ज्यादा रईसों और सैनिकों की जरूरत है। ऐसा लगता है कि इंसान अभी तक सबसे ताकतवर जीव नहीं बन पाए हैं, क्योंकि दूसरे जीव जंतु जिन्हें देवताओं ने इंसानों की दुनिया से बाहर निकाल दिया था, वे अब अपनी ताकत वापस हासिल करने का मौका तलाश रहे हैं। इस संभावित तबाही के बीच रईस लोग बस आपस में ही लड़ते रहते हैं। कुरान ट्रान से कहता है कि ठीक इसी वजह से उन्हें अभी भी उसके जैसे मजबूत और दयालु रईसों की जरूरत है। कोर दरवाजे की तरफ जाता है और ट्रान से पूछता है कि क्या वो एक चरवाहे के तौर पर अपनी जिंदगी से खुश है। ट्रान इस बारे में सोचने के लिए एक पल रुकता है और कोर से पूछता है कि पहाड़ से नीचे जाकर उसे आखिर क्या मिलेगा। कुरान जवाब देता है कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो खुद क्या चाहता है। कुरान बताता है कि शोहरत से लेकर परिवार तक हर चीज पाना मुश्किल है, लेकिन ये सब उसकी कल्पना पर निर्भर करता है। जब कोर घर से बाहर निकलता है तो वो ट्रान से कहता है कि वो भी उसकी तरह एक घुमक्कड़ बन सकता है, लोगों को धमकाने वाले राक्षसों को मार सकता है, या फिर एक ऐसा खोजकर्ता बन सकता है जो अनजानी जगहों की सैर पर निकलता है। असल में वो किसी रईस घराने में गोद भी लिया जा सकता है और सत्ता की राह पर आगे बढ़ सकता है। ट्रान क्योन के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो सही है, क्योंकि पहाड़ी पर भेड़ें चराने के बजाय दुनिया देखने जाना उसके लिए ज्यादा दिलचस्प होगा। ट्रान मानता है कि पहली बार उसे बाहरी दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। दूसरी ओर क्यूरान उससे कहता है कि हो सकता है वो पहले से ही कोई ऐसी उम्मीद पाल रहा हो जो पूरी ना हो, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपनी हर संभव कोशिश से उसका साथ देगा। तभी क्यूरान उससे उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में पूछता है, लेकिन ट्रान को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसका क्या मतलब है। क्यूरान उससे माफी मांगता है कि उसने अचानक ये बात उसके सामने रख दी, क्योंकि वो पूरी तरह भूल गया था कि ट्रान को जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब क्योन बताता है कि ब्लड लाइन एबिलिटी एक ऐसी खासियत होती है जो कुलीन लोगों को उनके पूर्वजों फ्रेयंस से विरासत में मिलती है। वो उसे बताता है कि ब्लड लाइन का होना ही एक नाइट और एक कुलीन व्यक्ति के बीच का फर्क होता है। फिर क्योन उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा मंत्र था जो जादू का इस्तेमाल करते समय उसे असामान्य रूप से आसान और सरल लगा हो, या क्या उसके पास कोई ऐसी असाधारण क्षमता है जिसके लिए उसे जादू की जरूरत न पड़ती हो। ट्रान बताता है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है और वो पत्थर फेंकने में भी काफी माहिर है। क्योन उसे बताता है कि उसकी सूंघने की शक्ति को एक ब्लड लाइन एबिलिटी माना जा सकता है और हथियार फेंकना भी हाउस अरेबियन की खासियतों में से एक है। वो उसे बताता है कि ये एक आम खासियत है, लेकिन क्योन ट्रान से कहता है कि वो उसे और भी बातें बताए। अपनी सभी क्षमताओं के बारे में बताने के बाद ट्रान देखता है कि क्योन के चेहरे के हाव भाव पहले से अलग लग रहे हैं। ट्रान उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है, और क्योन बताता है कि उसे आखिरकार पता चल गया है कि ट्रान किस हाउस वंश से जुड़ा हुआ है। इस पर ट्रान उससे पूछता है कि वो कौन सा हाउस है। एक ठंडी और गंभीर आवाज में वो बताता है कि वो महान हाउसों में से एक है, हाउस सहार, वही हाउस जिसने हाउस अरेबियन के साथ युद्ध लड़ा था। जिस पल ट्रान ये सुनता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि क्योन के चेहरे के हाव भाव में अचानक ही बदलाव क्यों आया है। ट्रान को यकीन ही नहीं होता कि वो उसी हाउस से ताल्लुक रखता है जिससे क्योन इतनी ज्यादा नफरत करता है। इस बात से ट्रान सोच में पड़ जाता है कि उस समय वो उस आदमी से आखिर क्या कहे। वो माफी मांगने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसके परिवार के उन सदस्यों के कामों का नतीजा है जिनसे वो कभी मिला भी नहीं है, जिसका मतलब है कि वे लोग उसके लिए पूरी तरह से अजनबी ही हैं। क्यूरान उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखता है और वो उसके कंधे पर थपथपाते हुए उससे कहता है कि जो हुआ उसके बारे में चिंता ना करे, क्योंकि उसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। उसी समय ट्रान कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन क्योन उसे बताता है कि ये बड़ों का मामला है। वो उससे कहता है कि अगर वे खून से खून धोने की कोशिश करेंगे तो वे बस हमेशा लड़ते ही रहेंगे। फिर ट्रान क्यूरान से पूछता है कि क्या उसे पहाड़ी से नीचे जाने के लिए कहने का कोई पछतावा नहीं है। क्यूरान मानता है कि अगर ट्रान शक्ति की तलाश में पहाड़ी से नीचे जाता है तो वो निश्चित रूप से जहर परिवार में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो ट्रान को भरोसा दिलाता है कि उसे उसके चरित्र पर विश्वास है। ट्रान को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, और क्यूरान उसे बताता है कि वो उसके अंदर की उस अच्छाई के बारे में बात कर रहा है जिसने उसे उस राक्षस से बचाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा ट्रान ने अपनी वो पहचान भी जाहिर कर दी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी छिपाता रहा है। कौन कहता है कि उस बात की संभावना है कि अगर ट्रान जैसा कोई व्यक्ति जहर परिवार में सत्ता में आता है तो वो किसी भयानक युद्ध को दोबारा होने से रोक सकता है। फिर क्योन मुड़कर जाने लगता है और ट्रान से कहता है कि इस पूरी बात के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रान ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उसे जहर परिवार में शामिल होना है या नहीं। ट्रान उसे रोकता है और कहता है कि अब उसके विचार स्पष्ट हैं, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे जाना चाहता है। कौन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही फैसला किया है, लेकिन ट्रान उसे बताता है कि वो अभी तुरंत नहीं जा रहा है, और वो कौन को बताता है कि क्योन की चोट ठीक हो जाने के बाद वो नीचे जाएगा।
ये सुनकर क्योन हैरान रह जाता है और वो मानता है कि ट्रान एक अच्छा इंसान है। बाद में कौन ट्रान को हर चीज की बुनियादी बातें समझाने के लिए बैठता है और उसे बताता है कि जादू का इस्तेमाल करने के लिए उसे माना की जरूरत होती है, इसीलिए इसे सर्वशक्तिमत्ता की कुंजी कहा जाता है। वो ट्रान से कहता है कि ये वास्तव में कोई सर्वशक्तिमान शक्ति नहीं है जैसा कि इसके नाम से लगता है, लेकिन वो उसे बताता है कि जादू का इस्तेमाल करने के लिए उसे ऐसे माना की जरूरत है जो उसके अनुकूल हो। फिर ट्रान ऐसे माना के मानक पूछता है जो जादू के अनुकूल हो, और क्योरान उसे बताता है कि जादू की कठिनाई मुख्य रूप से 3 कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पहला कारक है वंश, दूसरा आत्मीयता और तीसरा कार्य कारण संबंध। पहला कारक यानी वंश जन्म से प्राप्त वंश से निर्धारित होता है। ये बात अधिकांश उन कुलीनों पर लागू होती है जो शूलवीर नहीं है। कौन इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ट्रान के लिए जादू से अपने घावों को ठीक करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो दक्षिण के रायस्ता वंश से नहीं है जो बिना प्रशिक्षण के ऐसा कर सकते हैं। दूसरे कारक यानी आत्मीयता के बारे में कौन कहते हैं कि इसे लगभग परिचितता ही माना जाता है। इसका अर्थ है कि एक जादूगर आसानी से वे कार्य कर सकता है जो उसे पसंद है या जिनसे वो अभ्यस्त है। इसका एक उदाहरण ये है कि उसने आग का गोला ऐसे बनाया जैसे वो पत्थर फेंक रहा हो। ट्रान इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर उसने वास्तव में लपटें बनाई होती तो शायद उसे वो गति या मारक क्षमता प्राप्त नहीं होती। आखिरी चीज है कॉजैलिटी, कारण कार्य संबंध, लेकिन वो मानता है कि उसे ये पूरी तरह समझ नहीं आया है। क्योरन ट्रान से पूछता है कि अगर वो सीधे माना यानी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करे तो क्या होगा। ट्रान जवाब देता है कि उसके सिर से थोड़ी रोशनी निकले भी और बस इतना ही होगा। क्योरन उसे बताता है कि ठीक यही घटना तब होती है जब कॉजैलिटी की कमी होती है। उसने मेज पर रखे एक कप के ऊपर अपना हाथ रखा जिससे कप के अंदर की चीजें उबलने लगीं। उसने ट्रान को समझाया कि ऐसा तब होता है जब किसी मनचाहे नतीजे के लिए कोई उचित कारण मौजूद ना हो और जब जो चीज हासिल करनी हो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तब ट्रान जवाब देता है कि उसे पूरी बात समझ आ गई है, क्योंकि अगर उसे कान को मारना हो तो उसे बस मौत का एक ऐसा कारण पैदा करना होगा जो आग बनाने और उसे फेंकने जैसा लगे, बजाय इसके कि वो सिर्फ उसकी मौत की इच्छा करने में अपनी माना यानी जादुई शक्ति खर्च करे। ट्रान ठीक इसी तरीके को अपनाते हुए कप पर आग जलाता है। ऐसा करते हुए वो कहता है कि क्योरन को इस तरह मारना ज्यादा व्यावहारिक होगा, क्योंकि सीधे सीधे आग जलाने के मुकाबले आग बनाना और उसे फेंकना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। क्योरन इस बात से बहुत खुश होता है कि ट्रान ने हर चीज को कितनी अच्छी तरह समझाया। वो ट्रान से कहता है कि एक जादूगर मेज बनने के बजाय वो एक प्रोफेसर भी बन सकता था। ट्रान क्योरन को बताता है कि वो अपनी मर्जी से जानवरों को काबू कर सकता है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि जादुई जीवों को कॉजैलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योरन उसे बताता है कि ऐसा उनकी माना की वजह से होता है, और फिर वे दोनों इस बात पर एक लंबी और उबाऊ बातचीत शुरू कर देते हैं कि जादू असल में काम कैसे करता है। आखिर में क्योरन ट्रान को बताता है कि ज़हर खानदान के पास भी एक खास तरह का जादू है जिसमें छिपने, स्टेल्थ और किसी का पीछा करना, ट्रैकिंग शामिल है। वो ट्रान को इसे आजमाने का सुझाव देता है और ट्रान इसके लिए राजी हो जाता है। ट्रान ये इच्छा करता है कि उसे कोई ना देख पाए, और क्योरन की हैरानी का तब कोई ठिकाना नहीं रहता जब ट्रान सचमुच इसमें कामयाब हो जाता है। ट्रान फिर से दिखाई देने लगता है। तब एक चिंतित क्योरन ट्रान से कहता है कि उसने बहुत समय बाद ऐसी चीज देखी है, और वो ये भी मानता है कि ये एक बेहद डरावनी काबिलियत है। वो ट्रान को बताता है कि युद्ध के दौरान अरेबियन नाइट्स यानी अरबी योद्धा इसी काबिलियत से सबसे ज्यादा खौफ खाते थे। हालांकि क्योरन ट्रान को यह भी बता देता है कि ये काबिलियत अजेय नहीं है, भले ही ये देखने में कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगती हो। इसके बाद क्योरन ट्रान से कहता है कि वो उसे जादू सीखने के कुछ और तरीके सिखाने वाला है। ये सुनकर ट्रान उससे पूछता है कि कहीं वो किसी दुश्मन खानदान के जादूगर को जरूरत से ज्यादा चीजें तो नहीं सिखा रहा है। क्योरन ट्रान से कहता है कि उसने उसे ठीक किया और बचाया, लेकिन साथ ही उसे ये भी याद दिलाया कि वो उसके चरित्र पर भरोसा करता है। बाद में ट्रान गांव में जाकर लोगों को अपनी योजना के बारे में बताता है कि वो भेड़ों को बेचकर वहां से चला जाएगा। असल में उसने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था, और गांव का मुखिया ये सुनकर घबरा जाता है। वो ट्रान से पूछता है कि उसने बिना उनसे सलाह लिए ऐसा फैसला क्यों किया। ट्रान बस उस आदमी से कहता है कि वो भेड़ों की देखभाल के लिए कोई चरवाहा ढूंढ लें, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो अपनी चीज़ों के साथ क्या करता है ये किसी और का मामला है। हालांकि वो उनसे कहता है कि वे भेड़ों को सही दाम पर खरीद लें, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन सभी भेड़ों को आज़ाद करके चला जाएगा। ट्रान कहता है कि इसके बाद वे चाहें तो भेड़ों को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। गांव का मुखिया परेशान हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि ट्रान अपनी बात का पक्का है और उसे नाराज करने का कोई फायदा नहीं है। गांव के मुखिया के पास भेड़ों के पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो ट्रान से कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है।
इसके बाद क्योरन और ट्रान वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अचानक ट्रान को याद आता है कि गांव वालों पर अभी भी क्योर का कुछ मुआवजा बाकी है। तब क्योर उसे बताता है कि उसका वो पैसा लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उस जानवर को तो ट्रान ने ही काबू किया था। कुछ ही देर में वे एक तिराहे पर पहुंचते हैं, जहां क्योरन ट्रान से कहता है कि अब उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। वो ट्रान से माफी मांगता है कि उसने साथ सफर करने का उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उसे अकेले सफर करना ज्यादा पसंद है। ट्रान उसे भरोसा दिलाता है कि कोई बात नहीं और हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और ट्रान उससे कहता है कि उसे उम्मीद है कि वे फिर कभी मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मिलेंगे। जैसे ही क्योर दूर कहीं ओझल हो जाता है, ट्रान को आखिरकार इस बात का एहसास होता है कि उसके मन में हमेशा से ही एक पिता जैसी हस्ती की कितनी गहरी चाह थी। फिर ट्रान अपनी यात्रा जारी रखता है और रेगिस्तान पार करते समय उसे दूर कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं। उसे देखकर हैरानी होती है कि कहीं वे ऐसे व्यापारी तो नहीं हैं जो एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। ट्रान उनसे रास्ता पूछने के लिए उनके पास जाने का फैसला करता है। शुरुआत में उस टोली को लगता है कि ट्रान उन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रान उन्हें बताता है कि वो अकेला सफर कर रहा है और उसे सबसे नजदीकी शहर का रास्ता जानना है। फिर आंखों पर पट्टी बांधे वो आदमी उसे उसी रास्ते पर चलने को कहता है जिससे वे आए थे, और बताता है कि वो मुराई नाम के एक शहर में पहुंच जाएगा। फिर ट्रान रास्ते से हट जाता है और उसे जानकारी देने के लिए उस समूह का धन्यवाद करता है। हालांकि जैसे ही वो जाने वाला होता है, वो आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि वो ये जानकारी मुफ्त में नहीं ले सकता, क्योंकि उसे बदले में उन्हें कुछ देना होगा। इससे पहले कि ट्रान कुछ समझ पाता, उस समूह ने उसे घेर लिया और वे सभी हथियारों से लैस थे। तभी उसे एहसास होता है कि उसका सामना डाकुओं से हुआ है, और आंखों पर पट्टी बांधे वो आदमी ट्रान से कहता है कि वो एक ऐसे वीरान इलाके में है जहां किसी के मारे जाने पर किसी को भी कोई हैरानी नहीं होगी। वह ट्रान से कहता है कि जब वे उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो वह अपना सामान उन्हें दे दे, क्योंकि उसे मारने से उन्हें और ज्यादा परेशानी ही होगी। फिर ट्रान उन डाकुओं को ये कहकर चौंका देता है कि चूंकि वे बुरे लोग हैं जो लोगों को मारते हैं, इसलिए वो शायद उन्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर ले, और उसके चेहरे पर आई शैतानी मुस्कान ही उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी होती है। हालांकि डाकू ये सोचकर उसके और करीब आ जाते हैं कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन अपने हाथ के एक झटके से ट्रान हवा को आदेश देता है जो उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देती है। ट्रान तब हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह बहुत कम या बिना किसी माना या जादुई शक्ति के इतनी तेज हवा पैदा कर सकता है। डाकू जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें अभी अभी किस चीज ने मारा है, और ट्रान अपनी पानी की सुराही निकालता है। वह सुराही से पानी निकालता है और उसे तीरों का आकार देता है, जिनका इस्तेमाल वह एक डाकू के शरीर को भेदने के लिए करता है। ट्रान को पूरी तरह से संतुष्टि महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका मानना है कि पत्थर फेंकना ज्यादा मजबूत और तेज होता है। इस मोड़ पर डाकुओं के सरदार को एहसास होता है कि अब वे बुरी तरह फंस चुके हैं, और वह ट्रान से उन्हें माफ करने की भीख मांगने लगता है। वह ट्रान को यकीन दिलाता है कि वे उसे वह सब कुछ दे देंगे जो वह मांगेगा, लेकिन जब वह भीख मांग रहा होता है तो बाकी डाकू पीछे से ट्रान पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचने वाले होते हैं, ट्रान जमीन पर जोर से अपना पैर पटकता है, जिससे रेत के नुकीले खंबे निकल आते हैं जो उन सभी को भेद देते हैं। ये देखकर डाकुओं का सरदार अंदर तक हिल जाता है। फिर ट्रान उस आदमी से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सवाल है, और वह आदमी उसे यकीन दिलाता है कि वह उसके हर सवाल का जवाब देगा। वह उस आदमी से पूछता है कि उन्होंने बिना किसी योजना के उस पर हमला क्यों किया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अभी देखा ही था, वह एक जादूगर भी हो सकता था। डाकुओं का सरदार तब जवाब देता है कि जब वे ट्रान से बदतमीजी से बात कर रहे थे तब भी उसने अपना सिर झुकाए रखा था। इसके अलावा जब उसने उनका अभिवादन किया तब भी उसने अपना सिर झुकाया हुआ था, इसलिए उन्होंने बस ये मान लिया कि वह एक साधारण इंसान है। ट्रान डाकुओं के सरदार का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा है उसे उससे एक बहुत ही जरूरी सीख मिली है। डाकुओं का सरदार अभी भी ट्रान से ये पूछ ही रहा होता है कि क्या वह उसकी जान बख्श देगा, तभी वह ऊपर देखता है और पाता है कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। इससे पहले कि ट्रान और कोर्न पहाड़ से नीचे उतरते, कोर्न ने ट्रान से कहा था कि वह डाकुओं जैसे नीच लोगों पर कभी भी दया न दिखाए, क्योंकि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। ट्रान अब ये बात अच्छी तरह समझ जाता है कि वह डाकुओं को जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वह दया करके किसी डाकू की जान बख्श देता है तो हो सकता है कि आगे चलकर वही डाकू 10 अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचा दे। फिर ट्रान जाने की तैयारी करता है और वह उसी रास्ते पर चलता है जिससे डाकू आ रहे थे। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, ट्रान को यह एहसास हुए बिना नहीं रहता कि उसने अभी अभी लोगों को मारा है। हालांकि उसे कुछ हद तक पछतावा हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह डाकुओं को बख्श नहीं सकता था, क्योंकि कान ने उसे साफ तौर पर ऐसा न करने की चेतावनी दी थी।
बंजर जमीन से गुजरते हुए और कोर्न की शिक्षाओं के बारे में बार बार सोचते हुए ट्रान आखिरकार खुद को एक नई दुनिया में पाता है। वह ऊपर से मराई के छोटे से शहर को देख पाता है और जिस पल वह शहर में दाखिल होता है वह भीड़ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने एक ही जगह पर इतने सारे लोगों को देखा था। ट्रान हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि यहाँ की वास्तुकला भी गांव से बिल्कुल अलग थी। ट्रान को आखिरकार ये एहसास होता है कि वह सचमुच एक शहर में आ गया है। फिर ट्रान फलों की दुकान लगाए एक आदमी के पास जाता है और उसे नमस्कार करता है। वह आदमी सोचता है कि ट्रान कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन ट्रान उसे बताता है कि वह ग्राहक नहीं है। उसे का की बातें याद आती हैं जिसमें उसने कहा था कि जब भी वह किसी शहर में पहुंचे तो उसे रहने के लिए कोई सराय या इन ढूंढनी चाहिए। ट्रान उस आदमी से सराय का रास्ता बताने को कहता है, लेकिन फल बेचने वाला उसे झटक देता है और कहता है कि जब वह फल नहीं खरीद रहा है तो यहां से चला जाए। ट्रान सोचता है कि वह आदमी इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या ये कोई नियम है कि सवाल पूछने से पहले फल खरीदना जरूरी है। फिर ट्रान एक सेब की ओर इशारा करता है और उसकी कीमत पूछता है। बेचने वाला बताता है कि उसकी कीमत 2 डुपिट है और ट्रान 2 सिक्के निकालता है, जिससे बेचने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि ट्रान कोई बाहरी व्यक्ति है। फिर भी वह उसे बता देता है कि दूसरे सिक्कों से भुगतान करना भी ठीक रहेगा। जैसे ही वह उसे पैसे देने वाला होता है, ट्रान उससे पूछता है कि उसे सराय कहाँ मिल सकती है। वह आदमी उसे बताता है कि केप शॉप के पीछे वाली सड़क पर सीधे चलते जाओ और फिर बाईं ओर मुड़ जाना। वह कहता है कि वह नीली छत वाली इमारत है और ये इस शहर की सबसे बड़ी सराय है। उस आदमी के बताए रास्ते पर चलते हुए ट्रान सराय पहुंचता है, जहां सराय की कर्मचारी लीना उसका स्वागत करती है। ट्रान पूछता है कि एक रात रुकने का कितना किराया है और वह महिला जवाब देती है कि किराया 16 डुपिट है। ट्रान पैसे देने को राजी हो जाता है, लेकिन उस महिला से कहता है कि एक और बात है जिसके बारे में वह जानना चाहता है। वह उससे पूछता है कि क्या आसपास कोई मॉन्स्टर है जिसके सिर पर इनाम रखा हो। लीना शुरू में इस सवाल से हैरान हो जाती है, लेकिन ट्रान ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी माना सोखनी है। इसके अलावा कोर्न के अनुसार मॉन्स्टर्स का शिकार करने से उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। ट्रान देखता है कि लीना कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वह उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है। वह जवाब देती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, और उसे खुश करने के बाद वह ट्रान से चिटी हॉल जाने को कहती है, लेकिन ट्रान को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि चिटी हॉल क्या होते हैं। लीना उसे समझाती है कि यह वह जगह है जहां शहर से जुड़े अलग अलग सरकारी कामकाज निपटाए जाते हैं और वहां काम करने वाले अधिकारी शहर के लॉर्ड के लिए काम करते हैं। लेकिन वो उसे बताती है कि शायद वो जगह अब बंद हो चुकी होगी, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। फिर भी वो उसे अगले दिन शहर जाने को कहती है, क्योंकि वहीं उसे राक्षसों को मारने का इनाम मिल सकता है। लीना उससे पूछती है कि क्या वो राक्षसों का शिकारी है, लेकिन ट्रॉन को इसका मतलब ही नहीं पता होता। लीना समझाती है कि एक कहावत है कि अगर कोई आम इंसान राक्षसों का शिकार करता है तो वो जादूगर बन जाता है, और उसे लगता है कि ट्रॉन भी जादूगर बनने की कोशिश कर रहा है। तभी एक अजीब सा आदमी मदान, जो खुद एक राक्षस शिकारी है, ट्रॉन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो ट्रॉन से कहता है कि लीना ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ऐसा लगता है कि लीना और मदान एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और लीना ये देखकर हैरान है कि मदान अभी भी जिंदा है। मदान शेखी बघारते हुए कहता है कि उसने लीना से पहले ही कह दिया था कि जब तक वो जादूगर नहीं बन जाता तब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। मदान की बातें सुनकर ट्रॉन के मन में जिज्ञासा जाग उठती है, और वो उससे पूछता है कि क्या वो इस बारे में और कुछ बता सकता है। मदान समझाता है कि जिस तरह राक्षसों को मारकर जादूगरों की शक्ति बढ़ती है, ठीक उसी तरह अगर कोई आम इंसान किसी राक्षस को मारता है तो उस पर भी यही नियम लागू होता है, यानी वो भी जादूगर बन सकता है। मदान बताता है कि वो और उसकी टीम जादूगर बनने के लिए ही राक्षसों का शिकार कर रहे हैं। ट्रॉन बड़े उत्साह से उनसे पूछता है कि क्या उनमें से कोई पहले से ही जादूगर बन चुका है, लेकिन मदान जवाब देता है नहीं। वो बताता है कि शहर में सिर्फ लॉर्ड का जादूगर और उसके 3 सहायक जादूगर ही मौजूद हैं। जब ट्रॉन बताता है कि वो भी राक्षसों का शिकार करता है, तो मदान उसे डांटते हुए कहता है कि उसका सामान यानी गियर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा है और उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। लेकिन ट्रॉन उसे बताता है कि उसके पास हथियार है, और वो अपनी गुलेल बाहर निकालता है। मदान उस गुलेल की हालत देखकर काफी प्रभावित होता है, क्योंकि उसे देखकर साफ पता चलता है कि ट्रॉन ने उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। ट्रॉन भी ये बात मान लेता है, क्योंकि वो बताता है कि अंडे के आकार की किसी भी चीज को तेजी से फेंकने के लिए ये गुलेल बहुत बढ़िया है। तब मदान ट्रॉन से कहता है कि वो इस गुलेल की मदद से लोमड़ी राक्षसों या खरगोश राक्षसों का शिकार कर सकता है।
मदान बताता है कि वे अपनी टीम में एक और निशानेबाज को शामिल करना चाहते हैं और वो ट्रॉन से पूछता है कि क्या वो उनके साथ शिकार करने में दिलचस्पी रखता है। जैसा कि उम्मीद थी, ट्रॉन बड़ी विनम्रता से उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन उसे अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचने के लिए वो मदान का शुक्रिया अदा करता है। उस रात बाद में ट्रॉन अपने कमरे में सोने चला जाता है और पूरे दिन हुई उथल-पुथल और घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो सच में गांव छोड़कर चला जाएगा। ट्रॉन अपनी जादू की शक्तियों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसकी इंद्रियां उसे बताती हैं कि आसपास कोई मौजूद है। वो अपने बिस्तर से उठता है और दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति से पूछता है कि वो कौन है। उसे याद आता है कि क्योर ने उसे कभी भी अपनी चौकसी कम न करने की सलाह दी थी, यहाँ तक कि किसी सराय में रुकते समय भी, क्योंकि किसी शहर में होने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह सुरक्षित है। फिर ट्रॉन हमले के लिए तैयार हो जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। उसे हैरानी होती है कि दरवाजे पर लीना खड़ी है, जो उससे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रही है मानो वो सो रहा हो। लीना ट्रॉन से कहती है कि वो उसे गर्मी देने के लिए वहां आई है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका कमरा ठंडा हो सकता है। ट्रॉन पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है और उससे पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। लीना अपने सीने को छूकर इशारा करती है कि उसने जो सुना उसका ठीक ठीक वही मतलब है, लेकिन ट्रॉन इस पूरी बात को लेकर उलझन में ही रहता है। फिर लीना ट्रॉन से कहती है कि वो थोड़ी सी रकम के बदले उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। इस पर ट्रॉन उससे पूछता है कि अगर उसकी कोई इच्छा ही ना हो तो क्या होगा। लीना ट्रॉन के कंधों को पकड़कर उससे कहती है कि वो झूठ ना बोले, क्योंकि वो उसके चेहरे को देखकर ही सब कुछ भांप सकती है। ट्रॉन के चेहरे के हाव भाव तुरंत ही सख्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे का की वो चेतावनी याद आ जाती है जिसमें उसने ट्रॉन को सराय में रहने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह के संबंध न बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। हालांकि जादूगरों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन समस्या ये है कि अगर ट्रॉन सावधान न रहे तो वो ये बीमारी किसी दूसरी महिला तक भी पहुंचा सकता है। क्योर्न ट्रॉन से कहता है कि वो अपनी इच्छाओं के जाल में फंसकर कोई ऐसा काम न कर बैठे जिसका उसे बाद में पछताना पड़े। आखिरकार ट्रॉन लीना को वहां से लौटा देता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। धीरे धीरे ट्रॉन को ये एहसास होने लगता है कि शहरों में रहना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले फल बेचने वाले के साथ उसका आमना सामना हुआ था और अब उसे लीना जैसी लड़की से भी निपटना पड़ रहा है। ट्रॉन अपने बिस्तर पर लौट आता है और इस बारे में सोचने लगता है कि लोग छोटी छोटी चीजों की भी कीमत कैसे तय कर देते हैं। इस बात से उसे ये समझ आता है कि शहरों के लोग सचमुच बहुत ही कठोर हृदय वाले होते हैं। इसी बीच मदान के साथियों में से एक उससे पूछता है कि उसने ट्रॉन को अपने दल में शामिल करने की इच्छा क्यों जताई थी, जबकि वो देखने में कोई खास प्रभावशाली नहीं लगता। उनमें से एक तो यहां तक कह देता है कि ट्रॉन की जबान बहुत चलती है और वो किसी राक्षस के लिए चारे का काम बखूबी कर सकता है। तब मदान अपने साथियों से कहता है कि ट्रॉन को देखकर उसे अपनी जवानी के दिनों की याद आ जाती है। जाहिर है मदान इस बात को लेकर परेशान था कि ट्रॉन शिकार के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करता है। मदान चाहता है कि ट्रॉन उसके साथ ही रहे ताकि वो कम से कम कुछ समय तक जिंदा रह सके। उसके साथी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका बॉस कितना नेक दिल इंसान है, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रॉन अपने कमरे से उनकी सारी बातें सुन सकता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि शायद ये शहर उतना भी बेरहम नहीं है जितना उसने सोचा था। अगली सुबह ट्रॉन उस हॉल की तरफ गया जहां उसकी मुलाकात एक बदतमीज अफसर से हुई। उसने उस आदमी से कहा कि वो राक्षसों का शिकार करना चाहता है, लेकिन उस आदमी के हाव भाव और उसकी चुप्पी ने ट्रॉन को के की कही हुई वो बात याद दिला दी कि ये दुनिया उसके साथ कभी भी नरमी से पेश नहीं आएगी। ट्रॉन ने क्योर्न से पूछा कि आखिर ये दुनिया उसके साथ नरमी से पेश क्यों नहीं आएगी। इस पर क्योर्न ने जवाब दिया, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। वो ट्रैन से कहता है कि लोगों से अच्छा और इज्जत भरा बर्ताव पाने का एक ही तरीका है ये बताना कि वो एक जादूगर है, क्योंकि ऐसा करने पर आम लोग उसके सामने सिर झुका लेंगे। फिर वो अधिकारी उसे एक किताब देता है और कहता है कि इसे आगे देने से पहले वो खुद एक नज़र इस पर डाल ले। ट्रैन को एहसास होता है कि ये एक कौवे जैसा राक्षस है, और वो आदमी उससे कहता है कि अगर वो इस राक्षस को मार सके तो उसकी लाश वापस ले आए। वो आदमी ट्रैन को बताता है कि अगर राक्षस को मारने के बाद उसकी माना यानी जादुई शक्ति को सोखा ना जाए तो वो एक रेत में बदल जाएगा। हालांकि ट्रैन को ये बात पहले से ही पता होती है। वो अधिकारी ट्रैन को आगाह करता है कि शहर के कानून के मुताबिक इस अपराध की सजा मौत है।
तब ट्रैन उस अधिकारी से पूछता है कि क्या नाइट लोग राक्षसों का शिकार नहीं करते। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि नाइट लोगों के पास ऐसा करने के लिए फालतू समय नहीं होता। असल में एक नाइट का काम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, जबकि शहर के बाहर जाकर राक्षसों का शिकार करना ट्रैन जैसे लोगों का काम है। ट्रैन उस आदमी की बदतमीजी को नजरअंदाज करता है और राक्षस का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उस अधिकारी को लगता है कि ट्रैन तो बस अपनी जान गंवाने जा रहा है। कुछ ही देर बाद ट्रैन वापस लौटता है और उसके साथ होता है एक राक्षस कौवा जिसके सीने में एक बड़ा सा छेद है। ये देखकर वहां मौजूद सभी अधिकारी पूरी तरह से हक्के वक्के रह जाते हैं। उन्हें इस बात पर और भी ज्यादा हैरानी होती है कि ट्रैन इतनी तेजी से उस राक्षस की लाश वापस ले आया। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने ये काम अकेले ही किया था। ट्रैन हाँ में जवाब देता है और उनके साथ बहस करने के बजाय बस अपने इनाम यानी बाउंटी की मांग करता है। उनमें से एक अधिकारी तेजी से काउंटर की ओर लपकता है, पैसे उठाता है और जब वो पैसे ट्रैन के हाथों में थमाता है तो उसे सलाह देता है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि वो जरूर थक गया होगा। वे सभी अधिकारी असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रैन ने उस राक्षस को इतनी सफाई से मारा था कि उसकी लाश का लगभग हर हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित बचा हुआ था। ठीक उसी समय वो अधिकारी जिसने शुरू में ट्रैन से बात की थी, गौर करता है कि ट्रैन अभी तक वहां से गया नहीं है। वो ट्रैन से पूछता है कि वो अभी भी वहां क्यों खड़ा है। इस पर ट्रैन पूछता है कि क्या अभी भी कोई और ऐसे राक्षस बचे हैं जिनका शिकार करना फायदेमंद हो। ये सुनकर वे सभी अधिकारी सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ट्रैन के पास अभी भी इतने और राक्षसों का शिकार करने की हिम्मत और ताकत बची हुई है। 3 दिन बाद ट्रैन अब तक 30 राक्षसों को हरा चुका था और इस मौके पर लीना ने उसे अपने भोजनालय के मेन्यू की सबसे बेहतरीन डिश परोसी। लीना ने जिक्र किया कि उसे पूरा यकीन है कि ट्रैन ने इस दौरान खूब सारा पैसा कमाया होगा, लेकिन ट्रैन उसे बताता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद नहीं है। असल में वो जिस चीज के पीछे पड़ा है वो है मॉन्स्टर का माना, और अब तक उसने जितने मॉन्स्टर्स का शिकार किया है उनकी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। ट्रैन को एहसास होता है कि जब वो पहली बार कॉर्न से मिला था उसकी तुलना में अब उसका माना काफी बढ़ गया है। हालांकि वो ये भी जानता है कि कमजोर मॉन्स्टर्स के माना से वो कितना ताकतवर बन सकता है, इसकी भी एक सीमा है। कुछ ही देर बाद ट्रैन अपने सामने रखा सारा खाना खत्म कर लेता है। उसे तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसके साथ खाना खाया था, लेकिन बाकी लोग उसे बताते हैं कि उसने सारा खाना खुद ही खा लिया। ट्रैन रसोइये की तारीफ करते हुए कहता है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। रसोइया इस तारीफ को खुशी खुशी स्वीकार करता है और कहता है कि अगली बार वो इसे और भी बेहतर बनाएगा। ट्रैन अभी अपने कमरे की ओर जाने ही वाला होता है कि तभी मैदान का एक गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो ट्रैन से पैसे की मांग करता है, क्योंकि उसने सुना था कि ट्रैन आजकल काफी पैसे कमा रहा है। ट्रैन उस गुंडे से कोई बहस नहीं करता, बल्कि सीधे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिसे देखकर वो गुंडा और उसके दोस्त दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। उस गुंडे का दोस्त भी ट्रैन पर मुक्का चलाकर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैन बड़ी आसानी से उसके वार से बच निकलता है और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। पहला गुंडा एक स्टूल उठाकर ट्रैन की ओर लपकता है, लेकिन ट्रैन बड़ी आसानी से उसके हमले को रोक देता है और फिर उसके सिर पर एक हल्का सा झटका देकर उसे हवा में उछाल देता है। ये सब देखकर लीना उन गुंडों पर जोर से चिल्लाती है और उन्हें सराय के अंदर लड़ाई झगड़ा करने से मना करती है। कुछ देर बाद मैदान ट्रैन के कमरे के दरवाजे पर आता है। वो हुई घटना के लिए अपना सिर झुकाकर माफी मांगता है और ट्रैन को बताता है कि उसने उन दोनों कसूरवारों को पहले ही डांट फटकार लगा दी है। वो भरोसा दिलाता है कि अब ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। मैदान बताता है कि आजकल उनके ग्रुप की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। शायद ट्रैन की भारी कमाई देखकर उन लोगों को जलन हो गई होगी। मैदान उन दोनों गुंडों पर जोर से चिल्लाता है और उन्हें ट्रैन से माफी मांगने का हुक्म देता है। वे दोनों अपने बॉस का हुक्म मानते हुए ट्रैन से माफी मांग लेते हैं। तब ट्रैन मैदान से पूछता है कि क्या वाकई हालात इतने खराब हैं। मैदान बताता है कि अगर यही हाल रहा तो शायद 3 दिनों के बाद वे अपने कमरे का किराया भी ना चुका पाएंगे। ठीक उसी समय ट्रैन उसे पैसों से भरी एक थैली थमा देता है। ये देखकर मैदान हैरान रह जाता है और ट्रैन से पूछता है कि वो उन्हें ये पैसे क्यों दे रहा है। ट्रैन उसे बताता है कि ये उस नेकी का बदला है जो मैदान ने तब दिखाई थी जब उसने ट्रैन की चिंता जाहिर करते हुए उसे अपने साथ ले जाने की पेशकश की थी। ये सुनकर मैदान हैरान रह जाता है और ट्रैन से पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता चली, लेकिन ट्रैन इस सवाल को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि ट्रैन मैदान को याद दिलाता है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता और उससे कुछ जानकारी देने को कहता है। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए मैदान ट्रैन को भरोसा दिलाता है कि वो उसे वो सब कुछ बताएगा जो उसे पता है, क्योंकि जानकारी देना ही उसकी खासियत है।
अगले दिन ट्रान शिकार पर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि इस शहर में ये उसका आखिरी शिकार हो सकता है, क्योंकि मिदान ने उसे अगले शहर के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है। इसलिए अब उसके जाने का समय है। पता चलता है कि मिदान ने उसे सचमुच बहुत अच्छी जानकारी दी थी और ऐसा लगता है कि मिदान एक अच्छा इंसान भी है। हालांकि वो कायौर जितना अनुभवी नहीं है, लेकिन यही बात उसे ज्यादा सच्चा और दयालु बनाती है। अचानक ट्रान को एक तेज गंध महसूस होती है और वो तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ता है, इस उम्मीद में कि वो गंध वैसी ना हो जैसा वो सोच रहा है। ट्रान उस जगह पहुंचता है जहां उसे एक गंध महसूस हुई थी, जो और कुछ नहीं बल्कि खून की गंध थी। बात और भी बुरी तब हो जाती है जब उसे वो आदमी मिलता है जिससे उसने एक दिन पहले लड़ाई की थी और उसका शरीर खून से लथपथ होता है। मानो इतना ही काफी ना हो, वो पीछे मुड़ता है तो उसे जमीन पर मदान का शव पड़ा मिलता है, जिससे वो सोचने लगता है कि आखिर हुआ क्या होगा। ठीक उसी समय टीम का एक सदस्य जो अभी मरा नहीं था किसी तरह बोल पाता है और ट्रान को बताता है कि ये एक खरगोश जैसा राक्षस था। ट्रान पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो अपराधी उसे ही घूर रहा है और अचानक वो खरगोश बिजली जैसी तेजी से उस पर झपट पड़ता है। ट्रान पर हमला होते होते बच जाता है, लेकिन वो आखिरी पल में हमले से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर ट्रान अपनी गुलेल निकालता है और खरगोश पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि खरगोश उस पत्थर से भी बच जाता है। तभी ट्रान को एहसास होता है कि ये खरगोश पहले से ही दूर से किए जाने वाले हथियारों के हमलों से बचने का आदी है। फिर वो खरगोश ट्रान पर दोबारा झपटता है, लेकिन इस बार ट्रान गायब हो जाता है, जिससे खरगोश पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। इससे पहले कि खरगोश कुछ समझ पाता, ट्रान उसके पीछे प्रकट होता है और एक खंजर उसकी गर्दन में घोंप देता है। फिर भी खरगोश पलटवार करता है, जिससे ट्रान पीछे की ओर जा गिरता है। खरगोश जरा भी समय बर्बाद किए बिना फिर से ट्रान के पीछे दौड़ता है, जिससे ट्रान को दोबारा गायब होना पड़ता है। गुस्से में आकर वो राक्षस हर उस जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है जहां उसे लगता है कि ट्रान छिपा हो सकता है। वो अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को ऐसे काट गिराता है मानो वे कुछ भी ना हो। अपनी सारी ताकत खोने के बाद वो जोर से चीखता है और फिर खून बह जाने के कारण मर जाता है। राक्षस के मर जाने पर ट्रान उसकी माना को सोख लेता है और ऐसा करते हुए वो गौर करता है कि इस बार वो जितनी माना सोख रहा है उसकी मात्रा कुछ अलग है। असल में ये उस तेंदुए जैसे राक्षस से मिली माना से कहीं ज्यादा है जिससे उसका सामना गांव में हुआ था। ठीक उसी समय टीम का वो आखिरी सदस्य जिसने उसे खरगोश के बारे में बताया था, ये जानकर हैरान रह जाता है कि ट्रान एक जादूगर है। ट्रान इस बात की पुष्टि करता है और वो सदस्य उससे पूछता है कि वो अपनी असली पहचान क्यों छिपा रहा है। ट्रान उस सवाल को नज़रअंदाज कर देता है और उस सदस्य से पूछता है कि क्या उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वो उनकी चीज़ें सौंप सके। वो सदस्य दुखी मन से जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और ये बात ट्रान को पिछली रात की याद दिला देती है जब मिदान उसे ओरम नाम के एक बड़े शहर के बारे में बता रहा था। सुनने में आया था कि ओरम में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें मौजूद हैं, लेकिन लाइब्रेरी में कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता क्योंकि वहां सिर्फ जादूगरों को ही जाने की इजाजत है। अपने साथियों को दफनाने के बाद ट्रान बताता है कि उसने आखिरकार ओरम जाने का फैसला कर लिया है और वहां से जाते हुए वो मिदान को हमेशा की शांति की दुआ देता है। जब वो ओरम पहुंचता है तो ट्रान को आखिरकार समझ आता है कि मुराई को छोटा शहर क्यों कहा जाता था, क्योंकि ओरम तो मुराई को सचमुच निगल सकता है। शहर के दरवाजे पर वो ये देखकर भी हैरान रह जाता है कि शहर में घुसने की कोशिश करने वाले लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ट्रान सोचता है कि शायद गार्ड अपराधियों की जांच कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से हैरानी नहीं होती क्योंकि आखिर ये एक बहुत बड़ा शहर है। जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, एक गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसने ट्रान जैसे गंदे कपड़े पहने हुए किसी भी इंसान को पहले कभी नहीं देखा। गार्ड ट्रान को सलाह देता है कि वो पहले कहीं जाकर अपने कपड़े साफ कर ले और खुद को भी साफ सुथरा कर ले। बाद में ट्रान को शहर में घुसने की इजाजत मिल जाती है और वो उस विशाल लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि ट्रान ये नतीजा निकालता है कि इसे पक्का जादू की मदद से ही बनाया गया होगा। दरवाजे पर गार्ड उसे फिर रोक लेते हैं और बताते हैं कि इस लाइब्रेरी में सिर्फ जादूगरों को ही जाने की इजाजत है। ट्रान जवाब देता है कि वो खुद एक जादूगर है, लेकिन ये सुनकर गार्डों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई ढोंगी है। उनमें से एक गार्ड ट्रान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और अचानक ट्रान को अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस होता है। असल में कुरान ने ट्रान को बताया था कि जादूगर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वे किसी दूसरे इंसान की माना यानी जादुई शक्ति को महसूस करके ये भी बता सकते हैं कि वो इंसान उनसे ज्यादा शक्तिशाली है या नहीं। वो गार्ड ट्रान की जबरदस्त शक्ति के आगे लगभग कुचला ही जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उसके साथी गार्ड को उससे पूछना पड़ता है कि उसे क्या हो गया है। वो गार्ड अपने साथी को भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है
लेकिन मन ही मन उसे ये एहसास हो जाता है कि ट्रान कोई आम जादूगर नहीं है, वो कम से कम नोबल क्लास या उससे भी ऊंचे दर्जे का जादूगर है। वो गार्ड तुरंत उठ खड़ा होता है और अपना परिचय केन्या के तौर पर देता है, जो हाउस वोल्टास का एक नाइट है। केन्या ट्रान से पूछता है कि वो किस हाउस से ताल्लुक रखता है और ट्रान उससे पूछता है कि क्या लाइब्रेरी में घुसने से पहले उसे ये बताना ज़रूरी है। केन्या कहता है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ये भी बताता है कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए उसे हाउस वोल्टास के मालिक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसके बाद केन्या बताता है कि वो हाउस वोल्टास से संपर्क करने जा रहा है। इससे पहले कि ट्रान कुछ समझ पाता, एक ऐसी चीज़ जिसे उसने एक आसान प्रक्रिया समझा था उसे वोल्टा के आलीशान महल में पहुंचा दिया। उसे एक बड़े से तालाब के पास ले जाया गया जहां नौकरानियों ने उसकी सेवा की और उसके शरीर को नहलाया। जब उसे आखिरकार असहज महसूस होने लगा तो उसने उनसे रुकने को कहा और पूछा कि क्या वो खुद नहा सकता है। तब नौकरानियों ने उसे बताया कि अगर वे किसी सम्मानित मेहमान की ठीक से सेवा नहीं कर पाईं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए ट्रान ने उनसे कहा कि वे जो चाहें कर सकती हैं। जब उनका काम पूरा हो गया और ट्रान ने वे शानदार कपड़े पहने जो उन्हें दिए गए थे, तो नौकरानियां भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने उससे उन्हें माफ़ करने की गुजारिश की, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि माफ़ करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन नौकरानियां उससे गुजारिश करती हैं कि वो उनसे इतनी बेतकल्लुफी से बात करना बंद कर दे, और ट्रान को यकीन ही नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। बाद में ट्रान की मुलाकात घर की उस बदतमीज लड़की से होती है जो लाल बालों वाली है, एला। एजेला ट्रान से पूछती है कि वो किस घराने से है, और ट्रान जवाब देता है कि कुछ निजी कारणों से उसके लिए ये बताना मुश्किल है। इजेला ये सुनकर हैरान रह जाती है और मन ही मन वो पहले से ही कोई शरारत करने की सोच रही होती है, क्योंकि ट्रान अपनी असली पहचान छिपा रहा होता है। एला अचानक अपनी माना यानी जादुई शक्ति बाहर निकालती है और ट्रान से भी ऐसा ही करने को कहती है। ट्रान वैसा ही करता है जैसा उसे कहा गया था। जहां इजेला के शरीर से एक पीली आभा निकलती है, वहीं ट्रान के शरीर से एक नीली आभा निकलती है। उनकी मौजूदगी इतनी जबरदस्त होती है कि कमरे में मौजूद सभी लोगों को उनके सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद इजेला ट्रान की तारीफ करती है और फिर बड़े ही नज़ाकत भरे अंदाज में उससे शादी करने का प्रस्ताव रख देती है। हमेशा की तरह हैरानी और उलझन के मारे ट्रान के चेहरे के हाव भाव एकदम शांत और भावहीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि इजेला के बटलर को भी उसे टोक कर कहना पड़ता है कि वो ऐसी बेकार की बातें करना बंद करे। इजेला ये कहकर बात संभालने की कोशिश करती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन फिर वो ट्रान की तरफ मुड़कर उससे कहती है कि वो इस बारे में फिर भी एक बार सोच ले। जब इजेला चली जाती है तो ट्रान अपनी उंगलियों को देखता है और पाता है कि वे कांप रही हैं। उसे ये एहसास होता है कि एला की माना असल में उसकी अपनी शक्ति के ही बराबर है। कुछ ही देर बाद वो घर के मुखिया के दफ्तर की तरफ जाता है, जहां उसकी मुलाकात घर के प्रमुख रग वोल्टास से होती है। एक दूसरे का परिचय हो जाने के बाद रग ट्रान से कहता है कि उसे पता है कि ट्रान को लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और वो उसे ये भी बता देता है कि लाइब्रेरी में कोई बहुत ही अद्भुत या प्राचीन जादू टोना मौजूद नहीं है। असल में वो उसे साफ साफ बता देता है कि अपनी माना बढ़ाने का कोई भी गुप्त या जादुई तरीका वहां मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रान उसे तसल्ली देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे शुरू से ही ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तब रग ट्रान से कहता है कि वो उसे लाइब्रेरी में जाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि ट्रान फिर भी वहां जाना चाहता है, और वो ये भी बता देता है कि लाइब्रेरी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसे उनके घराने से जुड़ी कोई गोपनीय या गुप्त जानकारी माना जा सके। चूंकि उस दिन काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए रग ट्रान से कहता है कि वो अगले दिन वापस आए। इस पर ट्रान उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन गार्ड्स ने ट्रान का लाइब्रेरी पास देखने के बाद पूरे मान सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। ट्रान लाइब्रेरी में कदम रखता है और वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी और शानदार है। वो अभी भी चारों ओर देख ही रहा होता है कि तभी अली उसके बगल में आ जाता है, लाइब्रेरी में उसका स्वागत करता है और बताता है कि वही यहाँ का लाइब्रेरियन है। वो ट्रान से कहता है कि अब वो उसे लाइब्रेरी के नियम समझाने जा रहा है। मन ही मन ट्रान सदमे में रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई छोटा लड़का लाइब्रेरियन होगा। वो उसे बताता है कि पहला नियम यह है कि वो किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, उसे लाइब्रेरी से कोई भी किताब बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि जब ट्रान लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो उस पर नज़र रखेगा,
लेकिन ट्रान उससे गुजारिश करता है कि जब वो पढ़ रहा हो तो वो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे ताकि उसे कोई असहजता ना हो। चूंकि वो छोटा लड़का लाइब्रेरियन है, इसलिए ट्रान उससे पूछता है कि क्या वो भी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता है। वो इसकी पुष्टि करता है और ट्रान से कहता है कि वो उसे ऐसी कोई भी चीज़ ढूंढने में मदद कर सकता है जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। लाइब्रेरियन ट्रान से पूछता है कि क्या उसे रोमांस या इतिहास से जुड़ी किताबें चाहिए, लेकिन ट्रान बस उससे कहता है कि वो तो दुनिया के बारे में बुनियादी समझ यानी कॉमन सेंस हासिल करना चाहता है। इसके कुछ ही समय बाद लाइब्रेरियन ट्रान को ढेर सारी किताबें लाकर देता है और उसे बताता है कि ये किताबें सैकड़ों साल पुरानी हैं और उसे लगता है कि ये शायद उसकी ज़रूरत के हिसाब से सही नहीं होंगी। फिर वो उसे किताबों का एक और सेट देता है और कहता है कि ये किताबें उसकी मदद करेंगी। ट्रान उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये किताबें कितनी ज़बरदस्त है। ट्रान एक पन्ना खोलता है और उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो स्वर्ग में पहुंच गया हो, क्योंकि उसमें लिखी बातें इतनी अद्भुत होती हैं। ट्रान को पढ़ने का इतना शौक हो जाता है कि वो हर दिन यही सिलसिला दोहराता है। इसी की बदौलत ट्रान दुनिया के भूगोल, दुनिया की अलग अलग जातियों और जादूगरों के तौर तरीकों को समझने में कामयाब हो जाता है। असल में उसे ये भी सीखने को मिलता है कि अलग अलग चीज़ों का निर्माण और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती थी। जैसे जैसे वो ज्ञान की नई नई बातें सीखता गया, उसके लिए दुनिया जो पहले एक अनजान सी जगह थी और भी ज्यादा साफ और जीवंत होती चली गई। कुछ दिन बाद रग ट्रान को अपने दफ्तर में बुलाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि ट्रान लाइब्रेरी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। रग ट्रान से कहता है कि उसे एक रईस के तौर पर मानने के अलावा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की इजाज़त देना भी एक तरह का सद्भावनापूर्ण कार्य है। फिर वो आदमी ट्रान से कहता है कि वो इस भलाई के बदले कुछ पैसे लेना चाहता है और ट्रान उस आदमी से पूछता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। रग बताता है कि शहर के उत्तर में एक राक्षस आ गया है और वो यात्रियों पर हमला कर रहा है। ट्रान पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो उस राक्षस का शिकार करे, और रग बताता है कि इससे पहले 4 शूरवीर उसका शिकार करने गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। इस बार वो चाहता है कि कोई कुलीन व्यक्ति आगे आए, लेकिन वुल्टा का घराना इस समय केवल 2 लोगों को ही भेज सकता है। ट्रान को इससे पूरी तरह से कोई नाराजगी नहीं होती, क्योंकि लोगों की रक्षा करना ही जादूगरों का काम होता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रग आगे बताता है कि उत्तरी रास्ता बंद हो गया है। ये शहर के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है और पिछले 10 दिनों से ये इसी हालत में है। जब ट्रान ये सुनता है तो उसे एहसास होता है कि ये समस्या उसके शहर में आने से पहले से ही चल रही थी, इसीलिए उसने उसे आसानी से लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इसके तुरंत बाद शिकार पर जाने वाला ग्रुप किले से निकलने की तैयारी करता है और एजेला भी उनमें से एक होती है। एजेला शिकायत करती है कि उसके पिता कितने ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, तभी तो उन्होंने ट्रान को उनके साथ भेज दिया। इस ग्रुप में परिवार का एक सदस्य मार्विन वॉल्टर्स भी शामिल है। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, मार्विन ट्रान से पूछता है कि क्या उसे एजेला में कोई दिलचस्पी है, लेकिन ट्रान मना कर देता है, जिस पर मार्विन कहता है कि ये तो बड़ी राहत की बात है। कुछ ही पल बाद उन्हें एक टूटा हुआ रथ मिलता है। ये उसी राक्षस की करतूत थी जिसका वे पीछा कर रहे थे। सैनिक इलाके की जांच पड़ताल करने के लिए चारों ओर देखते हैं, लेकिन ट्रान सबसे पहले ये भांप लेता है कि असल में हो क्या रहा है। वो ग्रुप को बताता है कि जिस राक्षस का वे पीछा कर रहे हैं वो असल में एक बंदर है। ये सुनकर एजेला को हैरानी होती है और वो जानना चाहती है कि ट्रान इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। ट्रान दूर जमीन पर बने हाथ के निशानों की ओर इशारा करता है और बताता है कि उस बंदर ने जंगल में वापस जाने से पहले रथ में सवार लोगों पर जरूर हमला किया होगा। ट्रान उन्हें बताता है कि अगर वे बंदर के पद चिन्हों का पीछा करें तो वे उसे ढूंढ सकते हैं। एजेला बताती है कि उसके पास इस तरह का जादू नहीं है और न ही मार्विन के पास। तभी ट्रान बीच में टोकते हुए कहता है कि वो खुद पता लगाने की कोशिश करेगा। जब एजेला को पता चलता है कि ट्रान किस खानदान से ताल्लुक रखता है तो उसे हैरानी होती है। ट्रान रथ के मलबे से कपड़े का एक टुकड़ा उठाता है ताकि वो बंदर का ठीक ठीक पता लगा सके। ट्रान को महसूस हो जाता है कि माना यानी जादुई शक्ति किस दिशा से आ रही है और वो उसी दिशा की ओर इशारा करता है जहां उन्हें जाना होता है। इसके कुछ ही देर बाद वे एक नाले के पास पहुंचते हैं जहां बंदर के पद चिन्हों का निशान खत्म हो जाता है। ट्रान उन्हें बताता है कि वो राक्षस जरूर पानी में उतरकर बह गया होगा। ये सुनकर एजेला को जबरदस्त झटका लगता है कि एक मामूली सा जानवर भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए इतनी होशियारी दिखा सकता है। ट्रान उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हो सकता है कि वो जानवर बस अपनी मर्जी से ही पानी में उतर गया हो। अचानक ट्रान को फिर से उस जानवर की गंध महसूस होती है। वो जोर से चिल्लाकर सबको आगाह करता है कि वो राक्षस उनके ठीक पीछे ही है और जैसा कि उसने कहा था वो राक्षस उनके पीछे प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रूह कांप उठती है। मानो इतना ही काफी न हो, वो बंदर उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। वे पत्थर बड़ी तेजी से उनकी ओर आते हैं और सैनिकों को घायल
कर देते हैं, लेकिन ट्रान किसी तरह उस हमले से खुद को बचा लेता है। हैरानी की बात यह है कि उसने देखा कि एज़ेला और मार्विन ने हमले से बचने की कोशिश करने के बजाय 2 नाइट्स को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ट्रान बहुत निराश हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मॉन्स्टर भागने की कोशिश में पीछे मुड़ा, लेकिन एज़ेला ने नाइट्स को उसका पीछा करने का आदेश दिया। ठीक उसी समय जब वे बंदर को खोने ही वाले थे, एक पत्थर बिजली की तेजी से एज़ेला के सिर के पास से गुजरा, नाइट्स की कतार को चीरता हुआ मॉन्स्टर के शरीर में जा लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। एला और मार्विन हैरानी से पीछे मुड़े तो देखा कि ट्रान ही वो था जिसने अपनी गुलेल से बंदर पर पत्थर फेंका था। मॉन्स्टर के बेदम हो जाने पर एज़ेला ने उस पर अपनी आग वाली जादुई शक्ति का वार किया और उसे इतनी जबरदस्त आग से भून डाला कि आसपास का पूरा माहौल ही गर्म हो गया। दूसरी तरफ ट्रान इस बात से बहुत खुश था कि आखिरकार उसे हाउस वॉल्टर्स के खानदान की असली पहचान पता चल गई थी। वे सब आग के दीवाने यानी पायरोमेनियाक्स थे। बंदर को भूनने का काम खत्म करने के बाद एज़ेला ने माना कि जब वो पत्थर उनकी तरफ आ रहा था तो उसके मन में भी थोड़ा डर पैदा हो गया था। जब एला और मार्विन एक दूसरे को छेड़ने में व्यस्त थे तो घायल नाइट्स मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एज़ेला ने उन्हें डांटा और कहा कि वे रोना धोना बंद करें। वहां एक ऐसा आदमी भी था जिसका पूरा हाथ ही शरीर से अलग हो गया था। ऐसे में पूरी टीम को घायल नाइट्स का प्राथमिक उपचार शुरू करना पड़ा। दूसरी तरफ ट्रान इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और भले ही ये एक अचानक हुआ हमला था, फिर भी उसे लगता था कि वे गंभीर चोटों से बच सकते थे। उसे पूरा यकीन था कि मार्विन और एज़ेला नाइट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने से कमजोर लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मार्विन ने ट्रान के चेहरे पर अजीब से भाव देखे और उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन ट्रान ने उसे टालते हुए कहा कि कुछ भी तो नहीं है। फिर एज़ेला ने ट्रान से कहा कि वो भी उनके साथ मिलकर माना सोख सकता है। ट्रान इस बात के लिए राजी हो गया और वे तीनों मिलकर बंदर के चारों ओर खड़े हो गए ताकि उसकी माना को सोख सके। दरअसल ट्रान ने एक किताब में पढ़ा था कि अगर एक ही समय में कई लोग मिलकर माना सोखते हैं तो उससे मिलने वाली ताकत में कोई कमी नहीं आती। इसके कुछ ही देर बाद मार्विन और एला रुक गए क्योंकि वे अपनी क्षमता की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि ट्रान अभी भी माना सोखने में लगा हुआ था। एज़ेला को आखिरकार समझ आ गया कि उसके पिता ने उसे उनके पीछे चलने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि उसके जादू की महारत और माना की क्षमता तो खुद एज़ेला के बराबर थी। असल में ये बात और भी ज्यादा हैरानी की थी क्योंकि ट्रान एक रईस था और अभी तक वो अपनी पूरी क्षमता तक भी नहीं पहुंचा था। बाद में वो समूह महल लौटा और मार्विन ने ट्रान की तारीफ करते हुए कहा कि उसी की वजह से वे उस राक्षस को हरा पाए थे। हालांकि ट्रान ने विनम्र बने रहने की कोशिश की और कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं थी। असल में उसे इस बात का अफसोस था कि उसने उस राक्षस को पहले ही क्यों नहीं देखा, जिससे उस राक्षस को पहला वार करने का मौका मिल गया। इसके अलावा ट्रान को नहीं लगता कि उस मॉन्स्टर के पास खोजने की क्षमता भी होगी। ये सुनकर वे हैरान रह जाते हैं और ट्रान उन्हें समझाता है कि मॉन्स्टर की बाहरी बनावट के आधार पर अलग अलग क्षमताएं जागृत होती हैं। वो उन्हें बताता है कि जिस बंदर को उन्होंने मारा था उसके हाथ और आंखें बड़ी थीं, लेकिन वो अपने असली रूप जैसा नहीं दिखता। ट्रान का मानना है कि उस बंदर में शायद चीजों को जोर से फेंकने की और दूर तक देखने या जंगल के पार देखने की क्षमता जागृत हुई थी। मार्विन ये देखकर दंग रह जाता है कि ट्रान इन चीजों में कितना माहिर है और ट्रान बताता है कि उसने लाइब्रेरी में रखी मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया यानी राक्षसों के विश्वकोश को पढ़ा था। मार्विन ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता। इसे एक उबाऊ और पुरानी जगह माना जाता है। अज़ेला मानती है कि वो बहुत पहले एक बार जिज्ञासावश वहां गई थी, लेकिन वहां मुश्किल किताबें भरी हुई थीं, इसलिए वो आधी किताब भी पढ़े बिना ही वापस लौट आई। तब ट्रान उन दोनों से कहता है कि अगली बार जब उन्हें मौका मिले तो वे लाइब्रेरियन से पूछें कि क्या वहां कोई आसान किताबें भी हैं। जब ट्रान लाइब्रेरियन का जिक्र करता है तो अज़ेला उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे किसी लाइब्रेरियन के बारे में पता ही नहीं था। बाद में ट्रान लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरियन बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत करता है। लाइब्रेरियन के सामने खड़े होकर ट्रान को एहसास होता है कि उसने एक गलती कर दी है क्योंकि वो आदमी बिल्कुल भी लाइब्रेरियन जैसा नहीं दिखता। ट्रान अचानक लाइब्रेरियन से पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला और ये सुनकर लाइब्रेरियन चौंक जाता है। ये समझते हुए कि वो पकड़ा गया है, वो बताता है कि उसे ये नाम ट्रान के परमिट से पता चला था। वो कहता है कि जब तक कोई लाइब्रेरी के आसपास रहता है तब तक वो इमारत के अंदर की कोई भी चीज देख सकता है। फिर ट्रान उससे पूछता है कि वो उसे किस नाम से पुकारे और वो जवाब देता है कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए ट्रान उसे जो चाहे उस नाम से पुकार सकता है। चूंकि उसका कोई खास नाम नहीं है, इसलिए ट्रान उसे लाइब्रेरियन ही कहकर पुकारने का फैसला करता है और लाइब्रेरियन अपनी बड़ों वाली बातों से स्थिति को और भी ज्यादा अजीब बना देता है। ट्रान उससे पूछता है कि क्या वो पुराने साम्राज्य से है और वो जवाब देता है कि वो शुरू से ही कोई इंसान नहीं था। वो बताता है कि असल में वो एक आत्मा है और ये भी जाहिर करता है कि वो और लाइब्रेरी दोनों एक ही हैं।
वो कहता है कि उसका मौजूदा रूप तो बस बातचीत करने का एक जरिया है जो कि इस्तेमाल करने वाले की पसंद पर निर्भर करता है। ट्रान उससे बहस करता है कि उसका वर्तमान रूप उसकी पसंद से कोई संबंध नहीं रखता। लाइब्रेरियन ये मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि वो ट्रान की इच्छा का प्रतिबिंब है। ट्रान लाइब्रेरियन को छूकर इसकी पुष्टि करता है और महसूस करता है कि उसका हाथ बहुत आसानी से आर पार हो रहा है। लाइब्रेरियन बताता है कि यह निराशाजनक है कि वो पुस्तकालय का उपयोग करने वालों पर शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाता तो पुस्तकालय से किताबें ले जाने वाले हर व्यक्ति को दंडित कर देता। ट्रान आसानी से समझ जाता है कि कोई नहीं जानता कि वो अस्तित्व में है और जवाब देता है कि उस क्षण तक किसी के पास भी उसे देखने की योग्यता नहीं थी। वो बताता है कि उसके निर्माता ने उसे इस तरह बनाया है कि केवल एक निश्चित स्तर से ऊपर के लोग ही उसे देख सकते हैं। इसका मूल रूप से अर्थ ये है कि ट्रान ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे देख सकता है। ट्रान उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वो कहता है कि वो वंश के बारे में बात कर रहा है। ट्रान उससे वंश के बारे में बताने का आग्रह करता है और लाइब्रेरियन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो अपने माता पिता से पूछे। ट्रान को मजबूर होकर उस व्यक्ति को बताना पड़ता है कि वो अनाथ है और वो उसके लिए जांच करने का फैसला करता है। हालांकि उसके शरीर की जांच के लिए उसे ट्रान की सहमति चाहिए होती है और ट्रान घबराते हुए इसके लिए राजी हो जाता है। लाइब्रेरियन अपना हाथ उसके शरीर में डालता है और वो उन बातों का खुलासा करता है जो ट्रान पहले से ही पीछा करने वाले और शिकारी वंशों के बारे में जानता है, जो जाहिर परिवार की विशेषताएं हैं। अचानक वो बताता है कि एक और वंश है और वो मिश्रित है। वो बताता है कि ट्रान 2 अलग अलग वंशों के लोगों की संतान है। ट्रान उससे पूछता है कि दूसरा वंश कौन सा है और वो स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो अभी तक बंद है। जाहिर है बंद वंश वंशों के संयोजन में इतना दुर्लभ नहीं है और ट्रान को बताता है कि जैसे जैसे वो मजबूत होगा ये स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। ट्रान अंततः अपने संदेह की पुष्टि करता है कि उसकी मां एक आम इंसान होने के लिए बहुत अधिक शिक्षित थी और पूरी संभावना है कि वो किसी कुलीन परिवार की वंशज थी। ट्रान फिर लाइब्रेरियन को धन्यवाद देता है और कहता है कि वो आभारी है, लेकिन लाइब्रेरियन सुझाव देता है कि अगर वो वास्तव में आभारी है तो वो 1 महीना और रुक जाए। इसके बाद ट्रान ने लाइब्रेरी का उपयोग करना जारी रखा, लेकिन लाइब्रेरियन हमेशा उसके साथ रहती थी। ट्रान किताबों के बारे में स्पष्टीकरण मांगता था और लाइब्रेरियन उसे वो सब समझा देती थी जो वो जानना चाहता था। असल में उसे उस ज्ञान के बारे में पता है जो हजारों सालों से खो गया था। एक समय पर वो ट्रान को प्रकृति के नियम सिखाना शुरू करता है, जिससे आखिरकार ट्रान का दिमाग ही चकरा जाता है। ट्रान ये भी सीखता है कि हर बीमारी सूक्ष्म जीवों से कैसे पैदा होती है और जीवित चीजों का सड़ना ऐसे कीड़ों के खाने की वजह से होता है। असल में वो कुछ बुनियादी सिद्धांत भी समझ पाया, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन, घर्षण से हीट पैदा होना और जीवित चीजों के घायल होने और उनके ठीक होने की प्रक्रिया। बाद में वो क्षय पर एक प्रयोग करता है और जब वो इसे पूरा कर पाता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। अब तक उसने जो कुछ भी सीखा था उसकी बदौलत वो एक जादूगर के तौर पर अपने कौशल को और बेहतर बना पाता है। फिर वो लाइब्रेरियन से कहता है कि शायद कुछ बड़े घराने ज्ञान पर अपना एकाधिकार जमाए हुए हैं, क्योंकि अगर हर जादूगर को ये पता चल जाए तो वे अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खो देंगे। लाइब्रेरियन को आखिरकार समझ आ जाता है कि समय बीतने के साथ साथ लोगों के ज्ञान का स्तर लगातार कम क्यों होता जा रहा है। इससे पहले कि उन्हें पता भी चलता 1 महीना बीत जाता है और ट्रान लाइब्रेरियन से कहता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। लाइब्रेरियन ये सुनकर हैरान रह जाता है और ट्रान बताता है कि रग उसे जाने के संकेत पहले से ही दे रहा है। लाइब्रेरियन ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और वो ट्रान की ओर लपकता है, उससे मिन्नतें करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए, लेकिन वो बस ट्रान के शरीर के आर पार निकल जाता है। ट्रान लाइब्रेरियन से पूछता है कि क्या वो लाइब्रेरी छोड़कर जा सकता है, लेकिन वो मना कर देता है। हालांकि वो ट्रान को भरोसा दिलाता है कि अगर वो रुकता है तो वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन ट्रान इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जब ट्रान वहां से निकलता है तो वो लाइब्रेरियन को भरोसा दिलाता है कि वो समय समय पर उससे मिलने आता रहेगा और उसे बताता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें उसने पढ़ा नहीं है। इसके साथ ही ट्रान अपना सामान पैक करता है और शहर छोड़कर चला जाता है। उसने लाइब्रेरी से एक नक्शा हासिल किया था और उस नक्शे से उसे पता चलता है कि हाउस जहर का ठिकाना एंड्रिल रेगिस्तान ओरम के पूर्व में स्थित है। ट्रान फैसला करता है कि अब उसके लिए जहर की ओर कूच
करने का समय आ गया है ताकि वो अपने माता पिता के बारे में कुछ सुराग ढूंढ सके। उस रात ट्रान जंगल में ही डेरा डाल लेता है क्योंकि उसे जल्दबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पता था कि अगर सुराग मिटाने वाले चाहते तो वे अब तक उन्हें मिटा चुके होते। जैसे जैसे वो अपनी यात्रा जारी रखता है, वो रास्ते में आने वाले राक्षसों का भी सफाया करता चलता है। अगले दिन उसकी नजर एक ऐसे घोड़े पर पड़ती है जो अपने बेहोश मालिक को 2 डार्क एल्व्स से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वे दोनों एल्व्स इस बात से बेहद चिढ़े हुए थे कि एक मामूली सा घोड़ा उन्हें इतनी बुरी तरह से परेशान कर रहा है। उस घोड़े को रास्ते से हटाने के लिए वे एल्व्स अपनी नेक्रोमैंसर शक्तियों का इस्तेमाल करके उस इलाके में मौजूद मरे हुए राक्षसों को फिर से जिंदा कर देते हैं। ट्रान एक सुरक्षित जगह पर छिपा रहता है और एल्व्स को अपनी करतूतों को अंजाम देते हुए देखता रहता है। ट्रान दुविधा में पड़ जाता है कि क्या वो आदमी की मदद करे या नहीं, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि क्या वो बेहोश आदमी ही उन डार्क एल्व्स पर हमला करने वाला व्यक्ति था। फिर वे एल्व्स ये तय करते हैं कि जब तक वे उस घोड़े को रास्ते से हटाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तब तक वे उन दूसरे इंसानों को खा लें जिन्हें उन्होंने पहले ही मार डाला था। ये बात कि वे नरभक्षी हैं ट्रान को तुरंत गुस्सा दिला देती है और वो अपना स्टेल्थ मोड चालू कर लेता है। ये पक्का करते हुए कि वो अपनी इस छिपने की कला का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे, वो एल्फ में से एक पर पत्थर फेंकता है जिससे उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाता है। उसका साथी घबरा जाता है जब वो देखता है कि ठीक उसके बगल में उसके दोस्त का सिर कट गया है। वो जल्दी से उन राक्षसों को इकट्ठा करता है जिन्हें उसने पाला था। ट्रान उस एल्फ पर एक और हमला करता है, लेकिन उसके सामने खड़ा बैल राक्षस अपने मजबूत सिर से उसे बचा लेता है। फिर वो बैल उसी दिशा में तेजी से दौड़ता है जहां से ट्रान हमला कर रहा था। वो रास्ते में आने वाले पेड़ों को बिना परवाह किए गिराता चला जाता है, लेकिन ट्रान को पकड़ नहीं पाता। वो एल्फ घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि स्टेल्थ का इस्तेमाल करने वाला क्या क्या कर सकता है। इसलिए वो अपने एक जानवर का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि ट्रान कहाँ छिपा है। ट्रान को मजबूर होकर अपने स्टेल्थ मोड से बाहर आना पड़ता है और वो एल्फ अपने जानवरों को ट्रान के पीछे जाने का हुक्म देता है। ट्रान आग से हमला करता है और एक राक्षस को मार गिराता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को दोबारा संभाल पाता, वो बैल उसकी तरफ जोर से झपटता है। ट्रान पर हमला होते होते बचता है और वो किसी तरह कूदकर रास्ते से हट जाता है। जब ट्रान को एहसास होता है कि ये राक्षस बहुत तेज हैं, तो वो घबरा जाता है। वो अपनी किस्मत का धन्यवाद देता है कि उसने पहले ही उन एल्व्स में से एक को मार गिराया था। अचानक पीछे से एक राक्षस उसे काट लेता है। वो राक्षस उसकी एड़ी को अपने जबड़ों में कस लेता है। जब वो ट्रान से जूझ रहा होता है, तभी वो बैल उसे जोर से टक्कर मारता है, जिससे ट्रान उड़कर एक पेड़ से जा टकराता है। ट्रान बहुत जोर से उस पेड़ से टकराता है, जिससे वो दर्द के मारे चीख उठता है। दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिरने से पहले उसके मुंह से खून निकलता है। तब वो एल्फ ट्रान से कहता है कि वो उसे मारने से पहले उसे बहुत तड़पाएगा। अचानक वो घोड़ा उस एल्फ के चेहरे पर जोर से लात मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वो एल्फ मदद के लिए गिड़गिड़ाता है और वे राक्षस तुरंत उस घोड़े पर टूट पड़ते हैं। वे ट्रान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ट्रान को मौका मिल जाता है और वो एक जबरदस्त हमला करता है, जिससे उस एल्फ का सिर धड़ से अलग हो जाता है। एल्व्स के मारे जाने से उनके पालतू जानवर भी मर जाते हैं और ट्रान थकान के मारे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। घोड़ा ट्रान के पास आता है ताकि देख सके कि वो कैसा है। ट्रान अपनी मदद करने के लिए घोड़े का शुक्रिया अदा करता है। उसी रात उस घोड़े का मालिक जागता है और अपने सामने एक अजनबी को देखकर हैरान रह जाता है। ट्रान बड़े ही सहज अंदाज में उसका अभिवादन करता है, जिस पर वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। ट्रान उस आदमी से कहता है कि उसने उसे डार्क एल्व्स के साथ हमला होते हुए देखा था, इसीलिए उसे बचाना पड़ा। घोड़ा उस आदमी के पास आता है और वो उसे सहलाते हुए बताता है कि उसका नाम टिल्ली है। ट्रान उस आदमी से कहता है कि उसका घोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समझता है कि उसे अपने मालिक की रक्षा करनी है। फिर वो आदमी ट्रान को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि वो हाउसबर्ग का आइज है। ट्रान भी अपना परिचय देता है और फिर पूछता है कि क्या कोई खास वजह थी जिसके कारण वो डार्क एल्व्स के साथ झगड़े में फंस गया। आइज बताता है कि वो बस अपने साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर था जब बिना किसी उकसावे के एल्व्स ने उस पर हमला कर दिया। आइज कहता है कि उसने हमेशा सुना था कि दूसरी जातियां जंगली होती हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मामला इतना बुरा होगा। आइज अपनी भावनाएं दिखाने के लिए ट्रान से माफी मांगने से पहले कुछ पल रो लेता है। वो बताता है कि उसने कुछ ऐसे लोगों को खो दिया है जो उसके लिए सचमुच बहुत कीमती थे। इस पर ट्रान उससे पूछता है कि क्या वे उसके परिवार के सदस्य थे। आइज बताता है कि वे नाइट और सेवक थे जो उसके साथ तीर्थ यात्रा पर आए थे।
जाहिर है उन्होंने उसे बचपन से पाला पोसा था, इसलिए किसी न किसी रूप में वे ही उसका परिवार थे। ट्रान तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि आइज एक अच्छा इंसान है। फिर वो आइज से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उस पर कितने डार्क एल्व्स ने हमला किया था, क्योंकि आइज उनमें से 2 को मारने में कामयाब रहा था। आइज ट्रान को बताता है कि वो उन सभी को पहले ही मार चुका है। हालांकि ये पक्का करने के लिए कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, ट्रान अपनी सर्च एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस पूरे इलाके को स्कैन करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां अब कोई और एल्व्स मौजूद नहीं है। फिर आइज ट्रान से पूछता है कि क्या उसे इस समय कोई जरूरी काम है। इस पर ट्रान बताता है कि वो खुद भी एक तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ है। आइज ये देखकर हैरान रह जाता है कि ट्रान इतना शक्तिशाली होने के बावजूद तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ है। वो ट्रान से पूछता है कि क्या वो किसी बड़े और प्रतिष्ठित घराने का चिराग है। वो ये भी जानना चाहता है कि ट्रान अकेला क्यों है। इस पर ट्रान जवाब देता है कि इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वो समझाता है कि वो सिर्फ इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने एल्व्स में से एक पर घात लगाकर हमला किया था और दूसरे से लड़ने में उसे टिली से मदद मिली थी। आखिरकार वे दोनों अपनी अपनी ऑरा यानी ऊर्जा शक्ति को बाहर निकालते हैं ताकि वे एक दूसरे की शक्ति का स्तर देख सके। जब वे ऐसा कर चुकते हैं तो ट्रान ये देखकर हैरान रह जाता है कि आइज के माना टैंक में कितनी ज्यादा माना भरी हुई है। उसे यह एहसास होता है कि अगर आइज ने उन डार्क एल्व्स की माना को सोखा ना होता तो भी शायद उसके पास ट्रान से ज्यादा ही माना होती। आइज ये मान लेता है कि ट्रान किसी कुलीन घराने का है और किसी बहुत ही शक्तिशाली वंश से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा उसे इस बात का भी पूरा यकीन हो जाता है कि ट्रान अभी अपने विकास की चरम सीमा तक भी नहीं पहुंचा है। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ट्रान अकेला क्यों घूम रहा है। चूंकि ट्रान का कोई तय ठिकाना नहीं है, इसलिए आइज उसे सुझाव देता है कि वो उसके साथ बर्ग घराने तक चले। वो ट्रान को भरोसा दिलाता है कि उसकी जान बचाने और उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने के लिए वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा। ट्रान उससे पूछता है कि वो उसका एहसान किस तरह चुकाने की योजना बना रहा है, और ठीक इसी समय आइज ये राज खोलता है कि उसका परिवार एन्चांटर्स का परिवार है, जो उत्तर दिशा में स्थित एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित घराने अरेबियन घराने के जागीरदार यानी वसल है। जाहिर तौर पर वे एक ऐसी वंश परंपरा से हैं जो पीढ़ियों से जादुई औजार बनाती आई है, और वो ट्रान को भरोसा दिलाता है कि वो उसके लिए सबसे बेहतरीन जादुई औजार बनाएगा।